ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी, है ना, बेसिक पोर्शन। सो तो तुम लोगों ने प्रॉब्लम प्रैक्टिस की है क्या, मतलब? यस सर, जो आपने बोला था जितने। सर। जी। सर। सर मेरा लास्ट लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन में डाउट है सर। हम्म। क्या डाउट है? सर वो जो आपने करवाया था प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर है 53 संडेज। हम्म। तो सर इसमें सर हमने यहाँ पे जो 2 डेज था, इसमें हमने संडे मंडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे लिखे हैं। सर हम लोग अगर संडे मंडे उसके बाद डायरेक्ट ट्यूसडे वेडनेसडे लिखेंगे तो उसमें क्या गलती होगी? डायरेक्ट ट्यूसडे नहीं, नहीं, मतलब दो एक्स्ट्रा डेज हमारे पास थे। देखो, लीप ईयर में कितने टोटल डेज होते हैं? तुम 366। 366। सो कितने वीक हो गए उसमें, मतलब बताओ कितने वीक हैं और कितने एक्स्ट्रा डेज बचेंगे? 53। 53 वीक्स होंगे तो 52 वीक्स प्लस 2 डेज। हाँ, तो उसमें तुम्हें चेक करना होगा फिफ्टी कितने। टू 52 डेज हैं एंड वीक्स। 2 एक्स्ट्रा डेज है ना? तो एक मिनट, आई थिंक आवाज़ आ रही है मेरी सबको? यस सर। इंटरनेट का इशू हो सकता है, एक मिनट। तो मैं ये बताया था ना कि लाइक कि 366 डेज को अगर तुम ब्रेक करोगे तो उसमें कितने 52 वीक्स हैं, सप्ताह 52 हैं प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज हैं। सो उन 2 एक्स्ट्रा डेज में क्या चांस है कि एक दिन संडे होगा, वो तुम्हें देखना था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा डिसाइड करेगा 53 संडे होने के क्या चांस है। तो जैसे इसमें डाउट्स जैसे क्या है तुम्हारा, 366 डेज हैं। तो इसको तुम ब्रेक करोगे तो ये आएगा 7 डेज वर्क होते हैं तो इंटू 52 और प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज। सो ये 2 डेज क्या हो सकता है, ऑल पॉसिबिलिटी क्या है, वो सैम्पल स्पेस लिखा था मैंने एक्चुअली कि दैट ये तो 52 वीक है तो ये तो पक्का हो गया कि 52 संडेज तो होंगे ही। इनफैक्ट एवरी डे कोई भी वीक का डेज उठा लो तो उतना तो होगा ही। अब ये क्वेश्चन था क्या प्रोबेबिलिटी है 53 संडेज होंगे इन अ लीप ईयर, यही था ना? सो उसके लिए तुम्हें देखना है कि ये लास्ट 2 डेज क्या क्या हो सकते हैं। तो ये जिसका डाउट था बताओ, लास्ट 2 डेज क्या क्या हो सकते हैं? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वीक के बाकी जितने डेज है उन हाँ, सबको मिला के टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? संडे मंडे मंडे ट्यूसडे इस तरह से। ट्यूसडे वेडनेसडे हाँ, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, इस तरीके से कितनी पॉसिबिलिटी है? 7 की। फ्राइडे सैटरडे सैटरडे संडे लाइक दिस। तो अब क्या है कि ओके। तो बताओ ये 2 डेज की ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि ऐसे कितने सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स हैं जहाँ पे संडेज इन्वॉल्व हैं। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, है ना? तो ऐसे 2 पॉसिबिलिटी है आउट ऑफ दैट 7 पॉसिबिलिटीज।
ओके। ओके सर। अभी और कुछ डाउट है तो पूछो, मतलब ये ऑल पॉसिबिलिटीज लिखा हमने। फिर 53 संडे होने के लिए फेवरेबल आउटकम 2 है, आउट ऑफ दैट 7, तो वो 2 अपॉन टोटल फेवरेबल आउटकम 7। सर इसको कॉम्बिनेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं क्या? जैसे जो 7C1 इसका। यहाँ काउंट करना था, ठीक है, तो वही बात है, 2C1 7C1 सेम ही आएगा, क्योंकि एक डेज तुम्हें चुनने हैं। मतलब लाइक उससे क्यों करना है तुम्हें, कॉम्बिनेशन हर जगह नहीं लगाते ना, कहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी है काउंटिंग की, तो यहाँ पे हम क्या काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है वो लिखने की, कॉम्बिनेशंस लगाने की। जस्ट हम लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअली हम क्लासिकल डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं अभी, है ना, कि देर आर 2 फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ 7 टोटल पॉसिबिलिटीज। और 52 संडेज का पॉवर्टी 1 हो जाएगा। 52 और ये संडेज। और ये इंडिपेंडेंट हो गया तो मतलब क्यों 52 संडेज का प्रोबेबिलिटी कैसे 1 हो गया? क्योंकि 52 संडे तो वो तो फिक्स है, मतलब सर्टेन इवेंट हो गया, सर्टेन इवेंट तो कैसे? 52 संडे होगा ही। कैसे भाई संडे हो गया? अगर मान लो लास्ट 2 डे संडे मंडे हो गया, तब 53 संडे हो गया, हो तो सर्टेन कैसे हो गया? मतलब ये 2 डेज एक्स्ट्रा आ रहा है ना, मतलब 52 वीक हम्म प्लस में 2 एक्स्ट्रा मतलब। दिन। हाँ तो तुम्हें तो ये कैसे उसमें तो श्योर हो तुम? मतलब ये बोल रहा हूँ कि हाउ हाउ आर यू श्योर दैट लास्ट 2 डेज विल बी ओनली नॉन संडे, संडे को छोड़ के। अगर तुमसे ये पूछा, ये तो हमने फाइंड किया, दिस इज 2/7। अगर पूछता 52 संडेज होने के क्या प्रोबेबिलिटी है इन अ लीप ईयर, तो क्या आंसर होगा? 52। बाकी लोग बताओ, अगर यही क्वेश्चन होता, लाइक फर्स्ट पार्ट इज दिस, इन अ लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर हैज 52 संडेज? 5 बाई सर वन। 7 हो जाता। कितना? 5/7। हाँ, 5/7। सो लाइक अगर लास्ट 2 डेज मंडे ट्यूसडे हुआ, या ट्यूसडे वेडनेसडे हुआ, या वेडनेसडे थर्सडे हुआ, या थर्सडे फ्राइडे हुआ, या फ्राइडे सैटरडे हुआ, ये 5 ऐसे आउटकम्स हैं, अगर लास्ट 2 डेज इन 5 में से कोई एक है, तो ये तो पक्का है कि लास्ट 2 डेज संडे नहीं है। तो नहीं है तो फिर 52 ही होंगे आउट ऑफ 7, तो 5/7 होगा। सर एट लीस्ट 52 तो 1 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। हाँ, एटलीस्ट 2 बोलेंगे, या तो 52 या 53। हाँ, तो फिर कम से कम 52 या फिर मोर देन 52, उस केस में चलेगा, ठीक है। सो 52 क्लियर है, जिसका डाउट था। इसमें और डाउट है तो पूछो, अगर कुछ दिक्कत है तो। सर जी। सर ये आपने सिग्मा फील्ड में जो थर्ड वाला पॉइंट बताया था हम्म कि A1 A2 अप टू AN बिलोंग्स कर रहा है वो F को, सिग्मा फील्ड को। हम्म हाँ, ठीक है, दूसरा तीसरा पॉइंट है, लाइक अगर अगर मान लो A1 है, A2 है, एंड सो ऑन, लाइक इन्फिनिटी तक मैंने ले लिया था, है ना, काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स आर इन सिग्मा फील्ड एफ, देन इट्स यूनियन मस्ट बी इनसाइड एफ, है ना। हम्म तो सर इसका यही है ना कि जितने भी उसमें मतलब एलिमेंट्स हैं जो भी है, सबका यूनियन भी उस सिग्मा फील्ड में होना चाहिए। जी। जैसे तुम्हें 2 ही एलिमेंट है, जैसे मान लो 4 एलिमेंट अगर उसके अंदर है, तुम चाहो तो 2 का भी यूनियन ले सकते हो, बाकी रिपीट कर सकते हो। ये एक्सटेंडेड डेफिनेशन है, इसका मतलब ये भी है कि इफ़ यू कंसीडर ओनली 2, लाइक A1 यूनियन A2 भी उसमें होना चाहिए, इन जनरल AI यूनियन AJ उसमें होना चाहिए एफ में, फिर AI यूनियन AJ यूनियन AK भी एफ में होना चाहिए, फिर AI यूनियन AJ यूनियन AK यूनियन AH इसमें होना चाहिए। मतलब किसी भी 2 का यूनियन लो, या 3 का यूनियन लो, या 4 का लो, और इसको एक्सटेंड किया गया है इन्फानाइट तक, या अगर इन्फानाइट उसमें एलिमेंट्स हैं
तो उन सब का यूनियन लेने पे भी उसमें होना चाहिए। सो लाइक अगर जितने भी एलिमेंट है तुम पेयर वाइज यूनियन लो या 3-3 करके यूनियन लो या 4-4 करके लो या जैसे ले सकते हो, हर पॉसिबिलिटी में यूनियन उसमें होना चाहिए। बोलो आगे। सर तो आपने जो बताया था मतलब 3 कंडीशन था, तो सर जैसे कि आपने F1 मतलब एग्जांपल में जो आपने बताया था कि 2 सेट में एलिमेंट थे, एक फाई था और एक सिग्मा ओमेगा था। तो ये सर सिग्मा फील्ड हो रहा था, तो इसमें दोनों एलिमेंट्स। ओके, सो लाइक हमने एग्जांपल लिखा सबसे एलिमेंट्री एग्जांपल कि लाइक कोई भी एक एग्जांपल ले लो। ओमेगा सैंपल स्पेस है, जैसे ओमेगा इज मैंने स्टार्ट किया था कि चलो सिंपल सा एग्जांपल दिया था मैं, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। तो हमने ओमेगा सैंपल स्पेस है, हेड या टेल आएगा ये सबको पता है। तो मैंने सिग्मा फील्ड, पहला सिग्मा फील्ड कंस्ट्रक्ट किया था फाई, क्योंकि इसके पास कितने सबसेट है, 4 सबसेट है, हमें पता है क्योंकि हमने सबसेट तो लोअर क्लास में पढ़े हैं स्कूल्स में। सो सबसेट्स ऑफ सिग्मा अगर लिखेंगे तो दीज आर, एक तो फाई हो गया, सिंगलटन एच, सिंगलटन टी और एच टी। हाँ, सो ये है। अब एक्चुअली सिग्मा फील्ड क्या होता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा सच दैट दैट सेटिस्फाई दिस 3 प्रॉपर्टी, है ना। डेफिनेशन था कि सिग्मा फील्ड इज कलेक्शन, कलेक्शन मतलब सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा सच दैट सेटिस्फाई दिस 3 प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो अब यहाँ फाई और ओमेगा है, देखो अब क्या है ना, तुम A1 को भी फाई ले लो, A2 को भी फाई ले लो, A3 को भी फाई ले लो। अगर इसमें 2 ही सेट है ना, तो हमने जैसे इनफाइनाइट यूनियन बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, तुम सबको फाई ही कंसिडर कर लो। सो यहाँ पे 2 ही है ना। हाँ, अब तुम्हारा पॉइंट क्या है, मतलब मैंने कहा कि चलो A1 इज़ फाई एंड A2 इज़ ओमेगा, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट है एफ में, बोथ आर इन एफ, तो इसका यूनियन उसमें होना चाहिए। सो यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, अगर आप यूनियन कंसिडर करोगे तो ओमेगा ही आएगा ना, क्योंकि फाइव, ओमेगा। हाँ एफ में है। हाँ, तो जिसका डाउट है बताओ इसमें क्या आपको दिक्कत आ रही है। सर समझ गए। समझ गए ना, मतलब इन्फिनाइट सेट है कोई बात नहीं, सबको बराबर ले लो, अगर इन्फिनाइट इन्फिनाइट में नहीं मिल रहा है तो सबको एक ही मान लो। सर एक पॉइंट था कि प्रोबेबिलिटी एक सेट फंक्शन है या नहीं, करेक्ट इनकरेक्ट करना था। हाँ, वो अभी आगे आएगा, एक्चुअली वो डेफिनेशन मैंने बताया ही नहीं। ये जो डेफिनेशन है वो एक ज्योमेट्रिक डेफिनेशन, जो आपने लाइन बोली है ना अभी, वो एक ज्योमेट्रिक डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी इज अ सेट फंक्शन। सेट फंक्शन क्या होता है, जिसका डोमेन का एलिमेंट सेट होते हैं। तो लाइक अभी जैसे मैं अगर एक्सप्लेन करूँ आपको, तो हमने सिग्मा फील्ड आपको क्या बताया कि ये है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा। देखो होगा क्या, हम क्या कह रहे हैं, हम ओमेगा का सबसेट ले रहे हैं, और तुम्हें ये भी पता है कि सबसेट भी एक सेट ही होता है। और सिग्मा फील्ड में क्या है, सिग्मा फील्ड कलेक्शन है सबसेट का, तो मतलब सिग्मा फील्ड में इनडायरेक्टली क्या आ रहा है, सबसेट्स ऑफ ओमेगा आ रहा है। और अगर तुम्हें याद हो, इवेंट को हमने कैसे डिफाइन किया था, कोई बताओ, व्हाट वाज डेफिनेशन ऑफ इवेंट। सबसेट ऑफ दिस हाँ, सबसेट सबसेट ऑफ ऑफ सैंपल। सैंपल स्पेस। अब देखो ये सैंपल सेम बात स्पेस। है, तुम बोलो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस या बोलो एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड, चलो एफ लिखता हूँ अभी मैं, सेम बात है, क्योंकि सिग्मा फील्ड एक सेट है और उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेट्स हैं, और वो सेट एक्चुअली सबसेट्स है सिग्मा फील्ड का। जैसे आप एग्जांपल से देखो, जैसे हमने एक कंसिडर किया ना ये, तो देखो इसके अंदर जो ये एलिमेंट है, ये फाई भी एक सेट है और ओमेगा भी एक सेट है, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी को सेट फंक्शन बोलते हैं, जो कि आज मैं कराऊंगा वो डेफिनेशन। तो हमने कल लास्ट क्लास तक सिर्फ क्लासिकल डेफिनेशन किए थे। क्लासिकल डेफिनेशन वो था जो बचपन में तुम पढ़ते आए हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो स्कूल्स में क्लास 12 तक आया था। अभी हम वो आगे देखेंगे कि एक्सोमेट्रिक ओके डेफिनेशन क्या है। सर सिग्मा फील्ड वाली टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसमें जैम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इसको उतना सीरियसली नहीं लेना है, जस्ट तुम्हें सर डेफिनेशन जानना है। लाइटली सर इसे एक थ्योरी लाइटली लेके पढ़ सकते। हाँ हाँ, बस डेफिनेशन जानना है। कोई कुछ पूछ रहा था, हाँ बताओ भाई। हो गया डाउट सब खत्म। सर सर गेम आगे ऑफ पढ़ो। ब्रिज के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है? गेम ऑफ ब्रिज, अच्छा किसमें, गुप्ता कपूर में है। यस सर।
ओके, देखते हैं। एससी गुप्ता का एग्जाम्पल में प्रॉब्लम थी। हाँ, चलो एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी डाउट करूँ, पहले देखते हैं, चलो एक मिनट। सो थ्योरीज हमने क्लासिकल डेफिनेशन तक किया था, तो बुक से अगर मैं फॉलो करूँगा, सो मेरे बुक में चैप्टर 3 है, थ्योरी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट 22 पेज तक ये है, फिर उसके बाद ना 22 पेज से एक ज्योमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी है। सो ये मैं लिखाऊंगा अभी। ओके, इससे पहले एग्जांपल्स ट्राई किए तुम लोगों ने। ऐसे अभी मैं अच्छा ऐसा करता हूँ, एग्जांपल्स तुम लोग कर देखो। एक मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे क्या है ना, मान लो तुमने आज कुछ डाउट है और मान लो मैं नहीं बता पाया या तुम नहीं पूछ पाए, तो ये नहीं कि आगे नहीं पूछ सकते, तुम आगे भी पीछे वाले डाउट पूछ सकते हो। तो बेटर ये होगा कि तुम एक रजिस्टर या डायरी बना लो, जिसमें तुम ये लिख के रखो तुम्हें क्या क्या पूछना है। मतलब ना, तुमने एक वर्ड सुना होगा टू डू लिस्ट टाइप का। मतलब क्या होता है, चीज़ों को छोड़ो मत। जैसे आज जो नहीं हुआ तो जैसे राइट इट, की ये करना है। जैसे कोई डाउट है जो तुम नहीं पूछ पाया आज या मैं नहीं बता पाया, सो जस्ट नेक्स्ट क्लास जब भी नेक्स्ट टाइम मौका मिले तो उसको पूछो, मतलब भूलो नहीं। तो उसको लिख लो एक जगह को, क्या ये डाउट है, ये मुझे पूछना है, जब भी मौका मिलेगा। तो लाइक जैसे अभी अगर मैं डाउट कराता हूँ अच्छे से, टाइम कभी कभी क्या होता है ना कि 1 घंटे डाउट ही चल गया, तो फिर आगे कुछ नहीं होगा। तो मैं ये बोलूँगा कि नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, तो फिर उसको आगे पूछना, मतलब उसको छोड़ना नहीं। तो अभी देखते हैं, जिन लोगों ने ट्राई किया बताओ, देखते हैं। सर एक क्वेश्चन। अच्छा, एक 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 ये भी होगा कि लाइक हम लोग जब एग्जाम का प्रीवियस ईयर करेंगे ना, तुमसे एक तुम्हारे दिमाग में एक वो भी आइडिया आएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। सो अभी जैसे मैं डिस्कस करूँगा, आज ही हो सकता है, क्योंकि एक्जोमेटिक डेफिनेशन एक बार कर लें, फिर हम एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे। फिर उससे ये तुम्हें आइडिया लगेगा कि ये क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बताओ, कोई कुछ पूछ रहा था। सर 3.15 पेज नंबर पे एग्जाम्पल है 3.16। ओके, 3.16। हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 out of n people have same birthdays? Assume 365 days in a year and all the days are equally likely. ओके, तो ये क्वेश्चन जस्ट मतलब कॉन्सेप्ट वैसे करा देता हूँ, है ना। अच्छा, ये बुक ये क्वेश्चन रोहतकी में भी है, तुम देखो, आई थिंक एक साइज में है रोहतकी के। सही एग्जाम्पल। ओके, तो जिन लोगों ने किए हैं बताओ। सो लाइक जैसे टोटल n पीपल है। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन किए हैं बताओ, हाउ डिड यू डू, मतलब जिन लोगों ने कर लिया है ये वाले क्वेश्चन। लाइक क्वेश्चन समझ आया ना। क्वेश्चन ये है कि टोटल तुम्हारे पास n पीपल है ना। ये क्वेश्चन ये है कि एक मिनट, 3.15 ना, हाँ, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 आउट ऑफ n पीपल हैव सेम बर्थडे। टोटल n लोग हैं, जैसे यहीं पे क्लास में जैसे अभी 46 लोग हैं present। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी दो एनी 2 पर्सन का सेम बर्थडे होगा यहाँ पे। एटलीस्ट 2, नॉट एग्जैक्टली 2, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ n, कम से कम 2 लोगों का बर्थडे सेम होगा। सो जिन लोगों ने ट्राई किए थोड़ा बताओ अप्रोच। हम्म सर 1 माइनस इन्हीं दो लोगों का बर्थडे सेम नहीं होगा। हाँ, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, राइट। तुम नहीं जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा वो आज एक्चुअली वो फॉर्मूलेज में आज लिखाऊंगा वो भी, या ऐसे तुम लॉजिकली भी सोच सकते हो। एटलीस्ट 2 पीपल है तो उसका उल्टा सोचेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो किसी का भी बर्थडे सेम नहीं हो, तो सबका डिफरेंट बर्थडेज हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएगा, NCR NPR का कॉन्सेप्ट आएगा, NPR का यहाँ पे आएगा। ओके, तो आई थिंक तुम लोग मुझे लगता है ना एक बार बेसिक प्रोबेबिलिटी कर लेते, फिर उससे इजी रहेगा मुझे बताने में भी। जैसे एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो जो लोग स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हैं, प्रोबेबिलिटी उनको तो पता है ऑलरेडी, लेकिन जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनको शायद नहीं पता होगा, या भूल गए होंगे ना, ये हो सकता कभी पढ़े ही ना हो, फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो। तो एक काम करते हैं, जस्ट डाउट तो होगा, मतलब आज नहीं हो रहा है, कल कल नहीं परसों, तो डाउट तो बताऊंगा ही, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना। बस ये है कि डाउट तुम रखना अपने पास,
भूल मत जाना क्योंकि आज नहीं हुआ चलो छोड़ो अब कभी नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं, कि जस्ट पास रखो, जब भी मौका मिलता है नेक्स्ट टाइम। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली भी करा देता हूँ, फिर मुझे लगता है एक बार मैं एक्सियोमेटिक डेफिनेशन करा के फिर हम प्रॉब्लम्स पे आएंगे, तो ठीक है। सो इसका मैं करा देता हूँ, और ये मैं कह रहा था उसमें है, तो एक्चुअली एक्सियोमेटिक डेफिनेशन करने के बाद ईजी रहता, लेकिन अभी चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम वापस आऊँगा, मतलब ऐसा नहीं। ये बोर्ड दिख रहा है तुम लोगों को, ये मतलब स्क्रीन? नो सर, अभी शेयर नहीं हो रहा। नो सर। एक्चुअली इंटरनेट स्लो है, मैं कैंपस का इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपना वाईफाई हो ना हॉटस्पॉट ऑन कर लेता हूँ, कैंपस वालों का ना इंटरनेट स्लो है। आया अभी? विजिबल है। हो गया सर। जस्ट वेट करना 1 मिनट। अभी विजिबल है, मतलब बोर्ड विजिबल है, यस सर। स्क्रीन? हाँ यस सर। यस सर। ठीक है। देखो अब क्या है कि क्वेश्चन ये था कि इसमें रेस्ट्रिक्शन इसने दिया नहीं होगा, बट what are the probability that at least 2 out of n people have the same birthday? So like probability पूछ रहा है तुमसे, at least 2 out of n people have same birthday, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऐसा कर सकते हैं, एटलीस्ट 2, कम से कम 2 लोगों का सेम बर्थडे, 2 3 4 5 है ना, हो सकता है सबका सेम हो। सो 1 माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑल हैव डिफरेंट बर्थडेज। अब ये लॉजिकली तुम्हें समझना पड़ेगा कि कैसे कॉम्प्लीमेंट लिया, डिफरेंट बर्थडेज। जैसे एटलीस्ट है ना, मतलब यूनियन होता है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जैसे यहाँ पे इनडायरेक्टली ऐसा हो रहा है, अगर मैथमेटिकली मैं समझाऊँ तो हमने एटलीस्ट का मतलब समझा था, जैसे होता है ना एटलीस्ट ए और बी और सी, फॉर एग्जांपल मैं 3 ले रहा हूँ, या हम लोग एन भी ले सकते हैं, एटलीस्ट A1 और A2 और A3, इस तरह से। तो एटलीस्ट मतलब क्या था, यूनियन था, A1 यूनियन A2 यूनियन, है ना, इस तरह से यूनियन AN, अगर मैं AN तक जा रहा हूँ तो। और अगर तुम कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या होगा इसका, और एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसको अभी मैं आगे बताऊंगा, ये आगे आएगा, एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन से प्रूव करेंगे। वैसे भी कर सकते थे क्लासिकल से, लेकिन मैंने किया नहीं उससे, कर सकते हैं। तो अभी बस क्वेश्चंस के लिए कर लेते हैं। 1 माइनस, ये ऑल हैव डिफरेंट बर्थडेज। सो देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है, सर 365 फैक्टोरियल अपन 365 की पावर 365। लेकिन क्वेश्चन है कैसे आया, तो उसके लिए क्या है, कितने लोग हैं, n लोग है ना, तो n फिक्स नहीं है यहाँ, तो मैं रखूँगा। यस सर। अच्छा n अगर मान लो 365 से ज़्यादा हुआ तब, सोचो n की वैल्यू चलो 500 है, 500 लोग एक कहीं पे हैं, जैसे मीटिंग में या मान लो फिजिकली प्रेजेंट है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कम से कम 2 लोगों का बर्थडे सेम होगा?
1 1 श्योर है, क्योंकि 365 दिन साल में है और वहाँ 500 लोग प्रेजेंट है, तो ये तो पक्का है कि कम से कम 2 लोगों का बर्थडे सेम होगा ही। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लोगों का सेम होगा, क्योंकि है ना, क्योंकि अगर 366 लोग भी प्रेजेंट है तो 2 का बर्थडे सेम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एक तो यहाँ मतलब थोड़ा ये ना इंडियन राइट में ये रेस्ट्रिक्शंस काउंट नहीं करते। यही क्वेश्चन तुम अगर गुप्ता कपूर में देखोगे, सॉरी ये गुप्ता पूरा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अगर तुम रोहतगी में देखोगे तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है कि n मस्ट बी लेस देन 365, क्योंकि n अगर 365 से ज़्यादा हुआ तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, है ना। सो लाइक ये क्वेश्चन क्योंकि हमें एमएससी में विजय रोहतगी पढ़ाया गया था, इसलिए मुझे याद है कि इसमें क्वेश्चन है इस तरह से है, तो देखना पड़ेगा ना। लाइक ये क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 22, जिसके पास अगर वीके रोहतगी वाली बुक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। सो इसमें एक क्वेश्चन है, यहाँ दे रखा है कि देर आर स्टूडेंट इन अ क्लास, सो बर्थडे ऑफ आर स्टूडेंट फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ साइज आर, ओके दिस। ओके तो अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। तो इन्होंने 23 के लिए किया है रोहतगी में, ठीक है, कोई बात। ओके सो अच्छा ये बताओ, देखो चलो पहला स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किए, ओके सो ना अब देखो यहाँ पे जैसे n स्टूडेंट है। अच्छा तुम जनरलाइज करना, मैं n को थोड़ा फिक्स कर देता हूँ तो उससे समझने में आसानी होगी तुम्हें, कि जैसे अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, चलो n मैं फिक्स कर देता हूँ, आउट ऑफ 100 पीपल मान लो अभी, फिर मैं n के टर्म में लिख दूंगा इसको अभी, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 100 पीपल हैव सेम बर्थडेज, क्या चांस है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे 100 लोग हैं, ठीक है, सो मैंने पहला पर्सन को सिलेक्ट किया और उसका बर्थडे की क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब लाइक I'm starting with the first स्टूडेंट। देखो कई सारे तरीके हैं, तो अभी मैं एक तरीके से बता रहा हूँ, तो तुम लोग कई 365 दिन में किसी एक दिन। हाँ मतलब कोई पहला पर्सन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 100 लोग है ना, तो मैं स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पर्सन। तो पहले पर्सन का बर्थडे क्या, कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 365 में से, आउट ऑफ 365, मतलब कोई भी एक दिन हो सकता है ना, वो हमें नहीं पता ना फिक्स, कोई भी एक दिन हो सकता है। तो उसके पास चॉइसेस 365 है बर्थडेज की, आउट ऑफ 365 डेज। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडेज। तो मतलब जब सेकेंड पर्सन के पास जाऊंगा तो उसका बर्थडे पहले वाले से डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि हम उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं ना, तो हम फेवरेबल आउटकम काउंट करेंगे। तो बताओ सेकेंड पर्सन के पास क्या चॉइसेस होंगी, हाउ मेनी नंबर ऑफ चॉइसेस, 364। 364 चॉइसेस है। क्योंकि एक दिन जिस दिन पे नेक्स्ट पहले वाले पर्सन का बर्थडे था वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमें तो वो काउंट करना है कि ऑल हैव डिफरेंट बर्थडेज। तो मैं अभी ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान देना, डाउट हो तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिस्कस करेंगे तो बाकी लोगों का भी क्लियर होगा। सर यहाँ इनटू का यूज होगा? हाँ एक्चुअली यस, मतलब अगर मैं उससे करता, मैथमेटिकली नहीं करना चाहा, उससे करते तो इनटू होगा यहाँ पे, यस, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि दोनों पर्सन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब दूसरा पर्सन कब है ना बर्थ हुआ, मतलब बर्थ क्या है वो पहले पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि डेट इंडिपेंडेंट है ना दोनों का, तो इसलिए इंटू कर रहा हूँ मैं। अभी दूसरा तरीका ये बताऊंगा, वो भी एक ऑप्शन है, सो आई विल कम टू द सेकेंड वे ऑल्सो। सो यहाँ पे 364 अपॉन कितना होगा 365, मतलब सेकेंड पर्सन के पास 364 चॉइसेस है डेट्स की, आउट ऑफ दैट 365 डेज, मतलब पूरे साल में एक दिन कम चॉइस है, क्योंकि वो इक्वल नहीं हो सकता, हम फाइंड कर रहे हैं ऑल हैव डिफरेंट बर्थडेज, ये फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, इसीलिए। फिर थर्ड पर्सन के पास कितने फेवरेबल डेज हैं, 363। ठीक है, तो आप पैटर्न समझ रहे हो सब लोग।
नेक्स्ट पर्सन के पास 362 पॉसिबिलिटीज है और फेवरेबल आउटकम है। ऐसे ही तो चलो, पहले के पास 365, दूसरे के पास 364, तीसरे के पास 363, चौथे के पास 362। सो बताओ जो 100वां इंसान होगा उसके पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी डेज की? 1 डे, 1 डे सर। 265। अब देखो यहाँ 365 यहाँ तुम्हें minus थोड़ा सा लॉजिकल यूज करना पड़ेगा, ये श्योर सही गलत का पता नहीं, अभी तुम चेक करो पहले। सर पहले पर्सन के लिए 365 था, दूसरे के लिए 364 है, ध्यान रखना, तीसरे के लिए 363 है। तो ये किस पैटर्न में चल रहा है? ये ऐसे चल रहा है 264 एक घटता 366 जाता है। माइनस 1, ये है 366 माइनस 2, ये है 366 माइनस 3। सो जो nवां पर्सन के लिए होगा उसके पास चॉइस होगा 366 माइनस n। चेक करो, इसे 1 रख के देख लो, 365 चॉइस है, हाँ 2 रख के देख लो 64, यस। सो जो nवां पर्सन है उसके लिए कितने डेज की चॉइस है? 366 माइनस n की चॉइस है। मतलब तुम पैटर्न नोटिस करो, फर्स्ट पर्सन के लिए 365, सेकंड पर्सन 364, तो यहाँ पे क्या होगा? 265 होगा क्या? यस सर। नहीं सर। यस सर। 100 100वें पर्सन जो है उसका क्या होगा? कितने फेवरेबल आउटकम होगा? सर एक ज्यादा हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट में सर 0 घटा है, सेकंड में 1 घटा है। 266 होगा सर। हाँ 266 होगा। यस सर। क्योंकि हाँ ऐसे भी तुम नोट कर सकते हो कि फर्स्ट में 3 से एक 0 घटा है, सेकंड में 1 माइनस हुआ है, थर्ड में 2 माइनस हुआ है। वही मैं यहाँ भी कर रहा हूँ एक्चुअली 365 में से, अगर तुम वैसे नोट करना चाहो तो मैंने 366 के टर्म में लिखा है। सो यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ 365 ऑल्सो। जैसे मैं अगर पैटर्न कहीं नोटिस करना होता तो हम ऐसे ही पहले जनरलाइज कर लेते हैं, पहले तो पर्टिकुलर देखते हैं फिर हम जनरलाइज कर लेते हैं। सो मैं क्या कह रहा था कि पहले पर्सन के पास जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास 365 चॉइसेस थी डेज की, सेकेंड पर्सन के पास 364 चॉइसेस है, तो इसको तुम ऐसा समझो कि 365 माइनस 1 एक कम चॉइस है। थर्ड पर्सन के पास 365 माइनस 2 चॉइसेस है, क्योंकि 2 लोग पहले हम काउंट कर चुके हैं, एंड सो ऑन। तो मतलब जब nth पर्सन होगा तो 365 माइनस n माइनस 1 चॉइसेस है, जिसको मैंने अभी लिख दिया था 366 माइनस n, सेम बात है। ओके तो अब इसको, ये तो हम 100 के लिए मैंने कर दिया ना, अब मैं जनरलाइज कर देता हूँ जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा था। तो अब यहाँ अगर n कर दूंगा तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, n कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा 266 की जगह कितना? 366 माइनस n माइनस n माइनस, हाँ, या वही 365 माइनस n माइनस 1। क्योंकि जब nth पर्सन के पास कितने चॉइस है समझो, हम जब nth पर्सन के पास जा रहे हैं तो उससे पहले हमने n माइनस 1 पर्सन का बर्थडे जान चुके हैं। सो nth पर्सन का बर्थडे उनसे डिफरेंट होगा। सो लाइक हमें n माइनस 1 डेज को बाहर करना पड़ेगा 365 में से। सो या तो ऐसे लिख लो, या तुम्हें लगा नहीं हमें वैसे लिखना तो इट्स ओके, तुम ऐसे भी लिख सकते हो डॉट 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 365 माइनस वो जो n माइनस 1 पर्सन को हम पहले डेट पूछ चुके हैं, सो या पॉसिबिलिटी देख चुके हैं, सो दैट विल बी दिस। तो ये आंसर है। अच्छा इसको तुम मैथमेटिकली थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सो ये कुछ ऐसा आएगा। जिन लोगों को पहले से कॉन्सेप्ट पता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो उनके लिए इजी होगा। सो न्यूमरेटर इज एक्चुअली 365 p, हम परम्यूटेशन कर रहे हैं 365 का, टेकन हाउ मेनी एट अ टाइम? n एट अ टाइम, है ना? हाँ, सो 365 टेकन n एट अ टाइम, एंड अपॉन डिनोमिनेटर में है 365 की पावर n। अच्छा मैं अगर तुमसे ये पूछूं, 1 मिनट, तो कुछ लोगों का हाँ वरुण तुमने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है? नहीं सर गलती से हुआ। ओके कोई बात नहीं। हाँ जो लोग न्यू है चैट में जो लिखे न्यू है नहीं किया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करना। तो हम लोग गुप्ता कपूर बुक फॉलो कर रहे हैं, सो यू जस्ट हैव टू सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर वो लास्ट वाले में 366 डिनोमिनेटर में कैसे आया सर? हाँ अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि लास्ट वाले में 366 माइनस n कैसे आ रहा है?
सर नहीं 365 माइनस n माइनस 1 तो समझ में आया, बाय 366 कैसे आया? नहीं 6 लिख दिया क्या मैंने? वो नहीं, अच्छा वो मैंने गलती किया है, वो वही मेरी ना गलती। हम सोच रहे थे। हाँ ऐसे ही पूछा करो ना, वो मिस्टेक्स हो जाती हैं, सॉरी। तो वो गलती से मैंने 366 लिख दिया, 365 होगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि कंसीडर 365 इन अ ईयर, ठीक है। तो मेरी गलती थी, मैंने यहाँ नीचे वही लिखा है, पावर इन कर रखा है। सो ठीक है, ऐसे पूछ लिया करो ना, कन्फ्यूजन हो तो पूछ लिया करो उससे। ओके, अच्छा इसको तुम सॉल्व करिए 365 PN। अच्छा तुम लोग NPR के बारे में क्या जानते हो? जैसे NPR को तुम कैसे डिफाइन करोगे? n फैक्टोरियल बाय n Our माइनस choices, r फैक्टोरियल। sir, बोलो। our choices taken from an arrangement हुआ sir. हाँ जैसे ये, Are things arranged out of an अच्छा थोड़ा सा ना बेसिक्स पे बात करते डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये तुम्हें गलतियां करने से बचाएगा। देखो इसका अगर मैं वो लिखूं तो इसका मतलब होता है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, टेकन आर एट अ टाइम। और अगर तुम इसको खोलोगे तो तुम्हें अभी मैं जो यहाँ NPR लिखा हूँ तुम्हें वो रिलेट कर पाओगे यहाँ से तुम। मैंने ऊपर क्या लिख दिया है, 365 PN लिख दिया है। और किसको लिखा है मैंने, 365 इंटू 364 इंटू 363 इंटू 362, और लास्ट में है 365 माइनस n-1, ठीक है। ये न्यूमरेटर में है, तो इसके प्रोडक्ट को मैंने 365 PN लिख दिया है। तो जो कि जो लोग पहले से पता है वो इजीली देख पा रहे होंगे, जो नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए मैं लिख रहा हूँ, देखो। तो n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n-1, तुम लोग ये जानते होगे ना, n-2 n-3 चलता रहेगा, एक पॉइंट पे आएगा n-r, फिर नेक्स्ट होगा n-r-1 लाइक दैट, है ना। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर लेता हूँ, n-r फैक्टोरियल पे मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि नीचे n-r फैक्टोरियल है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इससे पहले वाला टर्म क्या था, n-r फैक्टोरियल के पहले वाला क्या था, जस्ट पहले, n minus r plus 1. है ना, ये ऑब्वियस है। अच्छा तो इसको तुम इस तरह लिख सकते हो, सो यू कैन राइट इट लाइक n-r-1, ये भी लिख सकते हैं ना, बात तो वही है, n-r+1 है तो ब्रैकेट कॉमन ले लिया, तो ये तुम्हारा है। तो इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, सो दिस इज n-r+1 और इनटू में है n-r फैक्टोरियल, यहाँ क्योंकि लार्जर फैक्टोरियल को स्मॉलर फैक्टोरियल के टर्म में लिखा जा सकता है, ये तुमने स्कूल में पढ़े होंगे 11th-12th में। सो ये कैंसिल हो गया, सो ये क्या बचा, n-1 n-r+1 है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट में कॉमन ले रहा हूँ मैं माइनस को, तो ये बचा r-1। अब तुम देखो जैसे पीछे मैंने लिखा है 365 PN लिखा है, तो इसको अगर खोलेंगे इसी फॉर्मूले के बेस पे, ये है NPR, तो n की जगह मैंने 365 लिया है और r की जगह n है। अगर तुम खोलोगे तो क्या होगा, 365 माइनस 1, फिर 365 माइनस 2, सॉरी 3 हो जाएगा, एंड चलता रहेगा। लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म देखो तुम्हारे यहाँ r जो है NPR में, वो यहाँ n है, जो नीचे मैं एग्जाम्पल जो एक्सपांड कर रहा हूँ, सो इट विल लाइक 365 माइनस n-1। तो तुम ये देख पा रहे होगे कि मैंने इस वाले चीज़ को वहाँ NPR लिख दिया है लास्ट, ठीक है, ये और अपॉन 365 n। एक तो मैंने इस तरह से किया, और भी तरीके, जैसे तुम डायरेक्टली अगर सोच पाते कि लाइक मतलब डायरेक्टली भी हो जाता, वो प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये है कि सिंपल था, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 पीपल हैव सेम बर्थडे ना, सेम बर्थडेज। सो जैसे मैंने कहा 1 माइनस नो 2 पीपल हैव सेम बर्थडे, या ऑल हैव डिफरेंट बर्थडेज, है ना, नो 2 पीपल हैव सेम बर्थडे, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, या ऑल हैव डिफरेंट बर्थडेज, ऑल हैव डिफरेंट बर्थडेज। ओके, रेस्ट्रिक्शन ये है कि n मस्ट बी लेस देन, है ना, 2 पीपल आउट ऑफ n, फ्रॉम n पीपल ना हैव सेम बर्थडे, सो लाइक n लेस देन 365 होना चाहिए, इनफैक्ट इक्वल टू चलेगा। सो यहाँ था क्या, तुम्हारे पास ऑल हैव डिफरेंट बर्थडेज, सो टोटल हर पर्सन के लिए पॉसिबिलिटी है 365 की पावर n, ठीक है। मतलब तुम बॉक्स वाला मेथड अगर जानते होगे तो लाइक इस तरह से है कि देर आर n नंबर ऑफ बॉक्सेस, एंड हमें क्या करना, फर्स्ट पर्सन हैज़ 365 पॉसिबिलिटीज, लाइक इसको तुम किस तरह बोलते हैं, n 365 का
परम्यूटेशन है ना टेकन इन एट अ टाइम एंड ऑल हैव डिफरेंट ना। सो लाइक यहाँ 365 चॉइस है, यहाँ 364 चॉइस है, यहाँ 363 चॉइस है, लाइक दिस। अगर ये मेथड लोअर क्लास में तुम्हें याद हो इस तरह का कि देर आर एन बॉक्सेस देन होगा प्रोडक्ट करते हैं, तो एटलीस्ट यू विल गेट दिस ओनली डायरेक्टली भी। इस तरह भी सोच सकते थे, मतलब और भी तरीके हो सकते हैं कि तुम है ना, मतलब कभी कभी क्या है तुम अगर सोचोगे अपने तरीके से तुम हो सकता है मुझसे बेहतर कर पाओ, या किताब जो बुक में सॉल्यूशन होता है उससे बेहतर कर पाओ। इसलिए बेटर होता है कि लाइक तुम पहले खुद से सोचो, ठीक है ना। मतलब तुम्हें सबसे अच्छा मेथड क्या होता है जो तुम्हें समझ आ रहा है, तो तुम खुद से सोचोगे तो वो तुम्हें सबसे ज़्यादा समझ आएगा। एनीवे इस क्वेश्चन पे काफी डिस्कस हो गया, तो मतलब अभी भी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? जस्ट ये था हमने सर जी। सर इसी क्वेश्चन में जैसे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 आउट ऑफ n पीपल हैव सेम बर्थडे, आपने 100 लेके इसमें सॉल्व किया, तो सर वो तो समझ में आया। सर मान लीजिए यहाँ पे एटलीस्ट 2 के जगह एटलीस्ट दूसरा कोई नंबर हो 5 6 या जो भी, तो सर इसी 100 वाले ही क्वेश्चन में क्या मतलब डिफरेंस आएगा? हाँ, तो उसके लिए फिर आपको वो कॉन्सेप्ट जैसे मैंने कहा ऑल हैव डिफरेंट बर्थडेज, फिर माइनस 2 हैव सेम बर्थडेज, है ना, फिर होगा कि 3 हैव सेम बर्थडेज, तो उसके हिसाब से ब्रेक करना पड़ेगा आपको। सर यहाँ पे जो 2 लिखा है उस 2 के जगह मान लीजिए कोई नंबर है, तो सोल्यूशन पे क्या इफेक्ट होगा, बस यही बता दीजिए। जैसे अगर क्वेश्चन होता कि एटलीस्ट 3 हैव सेम बर्थडेज मान लीजिए, सो कम से कम 3 लोगों का सेम बर्थडे होगा, मतलब कोई 3 लोगों का जिसका बर्थडे सेम आएगा आउट ऑफ n, है ना, यहाँ पे फ्रॉम n पीपल, हमारे पास n पीपल है। सो क्या डिफरेंस आएगा, देखो हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो पहले तो टोटल पॉसिबिलिटी सोच लो क्या क्या था। जैसे वहाँ बोल दिया एटलीस्ट 2, या तो 2 पर्सन का सेम बर्थडे हो, या 3 पर्सन का, या 4 का, या 5 का, या 6 का, या ऑल n हैव सेम बर्थडे, तो क्या पॉसिबिलिटी रह गई थी। तो इसके अलावा सोचते कि जो पूछा गया है उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी उन्होंने छोड़ा है इसमें। एटलीस्ट 2 पीपल हैव सेम बर्थडे ना, तो इसका अपोजिट सोच के देखो कि मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो एटलीस्ट 2 हैव मतलब था ना, या तो 2 पर्सन का सेम बर्थडे होगा, या 3 या 4 या 5, तो कौन सी पॉसिबिलिटी छोड़ दी गई थी? ओनली दिस, ऑल हैव डिफरेंट बर्थडे, यही एक पॉसिबिलिटी यही बची है ना, बाकी सारी पॉसिबिलिटीज के अंदर आ गई हैं एटलीस्ट 2 बोल दिया तो। अब यहाँ पे आओ, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, एटलीस्ट 3 हैव सेम बर्थडेज, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी टोटल तुम्हारे पास है, क्या हो सकता है? ऑल हैव डिफरेंट बर्थडे, या तो ऐसा होगा ऑल हैव डिफरेंट बर्थडेज। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 आउट ऑफ देम हैव सेम बर्थडे, ठीक है ना। वो देखो ये वाला केस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, एटलीस्ट 3 बोला है ना, तो ये वाला केस इंक्लूडेड नहीं है, ये केस इंक्लूडेड नहीं है। और तीसरा केस होगा कि 3 और मोर, जिसको हम एटलीस्ट 3 बोलते हैं, 3 और मोर हैव सेम बर्थडे, ठीक है। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, अगर तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसे कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, एक तो देखेंगे कि ऑल हैव सेम बर्थडे, तो वो हमने पीछे फाइंड किया है, फिर एक और माइनस करना पड़ेगा ये वाला कि एग्जैक्टली 2 पीपल हैव सेम बर्थडे। अब ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये डिफरेंस आएगा। ये समझ आया? यस यस सर, यस सर। सर बस एक पूछना था सर, स्टेटमेंट था एक, उसका एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा था सर। मतलब लिखा था इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0 दैट डजंट मीन द इवेंट इज इम्पॉसिबल। हाँ आते हैं उस और पे। सर if the probability of an event is 1, then it doesn't mean event is sample space. एग्जैक्टली। सर एग्जांपल बता दीजिए। हाँ, जैसे ये अभी मैं बताऊंगा, एक्चुअली आज ही ये सब डिस्कस करने वाले, तो मुझे लगता है पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन एक्सोमेटिक ना, सब आ जाएगा इसमें। इसमें ये होता है कि जैसे अगर तुम लोग जानते हो कि ए अगर सैम्पल स्पेस हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 होगा, ये डेफिनेशन में ही एक्सोमेटिक डेफिनेशन में है। और अगर ए एम्प्टी सेट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0। तो ये सब जानते होंगे, ये 1 वे है। देखो मुझे लगता है कि सबको इन दोनों नोटेशन में डिफरेंस पता है, ठीक है ना। सो ये 1 वे है, सिर्फ तुम लेफ्ट से राइट जा सकते हो, पहला है ना ये 1 वे रास्ता है, मतलब तुम वापस नहीं आ सकते। और दूसरा 2 वे रास्ता है, जा भी सकते हो आ भी सकते हो। तो मतलब इसका नाम इफ़ एंड ओनली इफ़ है ना, जो दूसरा वाला है इसका नाम, मतलब ये जो होता है इफ़ देन स्टेटमेंट होता है, पहला वाला जो है उसको बोलते हैं इफ़ देन स्टेटमेंट है, और दूसरा है इफ़ एंड ओनली इफ़, आई डबल एफ, तो दोनों डिफरेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट पहला लिखा है ये 1 वे है, तुम वापस नहीं आ सकते, तुम जो अभी कह रहे थे वो भी वही मतलब है।
कि अगर ए सैम्पल स्पेस है तो प्रोबेबिलिटी 1 होगा, या ए एम्प्टी है तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा। अब इसका मैं कन्वर्स की बात करूँ, सो लाइक कन्वर्स इज कि दूसरा पॉइंट मैं लिखना चाह रहा हूँ, ये रिमार्क है कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, सो क्वेश्चन ये है कि क्या ए ओमेगा होगा? नो, इट मे नॉट। मतलब कन्वर्स बात कर रहा हूँ, अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0 आ गई तो क्या वो एम्प्टी सेट होगा? नो, इट इज़ नॉट। तो इसका एग्जांपल क्या, एग्जांपल देंगे। तो अभी मैं एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ, और अभी बहुत लोगों का डाउट होगा मुझे लगता है क्वेश्चंस, तो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसका टेंशन नहीं लेना। और हमारा नंबर ऑफ आवर भी फिक्स नहीं है कि इतना टेंशन तुम्हें लेना है, क्लासेस चलेंगी, एक्स्ट्रा क्लास भी होंगी, कम पड़ेगा तो, क्योंकि है ना ये हमारा अपना प्लेटफॉर्म, जैसे मैं डिप्स में पढ़ाता हूँ तो उनका आर्ली पे करते हैं, तो उनका एक आर्ली सिस्टम है कि इतने आवर में ही ख़त्म करना है, तो हमारा ऐसा नहीं है। तो लाइक ओके, तो अभी क्या करते हैं, और ऐसे भी डिप्स में मतलब मैं डाउट मैं नहीं लेता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है जो वहाँ शत्रुघ्न ने डाउट लेता है, इफ सम ऑफ यू नो। तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ना, एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन। सो एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इसका ये है पार्ट की लाइक प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो हम लोग सिग्मा फील्ड डिस्कस कर रहे थे अभी कुछ देर पहले। तो सिग्मा फील्ड ये था कि सिग्मा फील्ड एक सेट है ना, एफ से डिनोट किए, इसके अंदर जो है, तो मैं ये बताना चाह रहा था तुम्हें, यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि ध्यान रखना इवेंट क्या होता है। तुम इवेंट को बोल सकते हो सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस या एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड, सेम बात है ना। यू कैन टेल कि व्हाट इज इवेंट, इवेंट इज, हम अब तक जानते थे कि सिग्मा फील्ड मतलब जो है लाइक वो तो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा है। तो उसी डेफिनेशन को मैं दूसरे वर्ड्स में बता रहा हूँ तुम्हें कि इवेंट इज सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, ये हम पहले जानते हैं। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि इवेंट इज एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड, ठीक है। सो वीके रोहत की डेफिनेशन ये लेके चलता है, वहाँ तुम्हें ऐसा डेफिनेशन रेयरली मिलेगा। मतलब सिग्मा फील्ड के एलिमेंट्स को हम इवेंट बोलते हैं, ठीक है। और सिग्मा फील्ड, अच्छा सिग्मा फील्ड को ही इवेंट स्पेस बोलते हैं। तो एक कुछ लोग पूछ भी रहा था, जैसे सिग्मा फील्ड जो है उसी का दूसरा नाम है इवेंट स्पेस, क्योंकि सिग्मा फील्ड का एलिमेंट्स ही इवेंट है, इसीलिए, है ना। सो सिग्मा फील्ड एक क्लास है या तुम बोलो सेट है जिसके अंदर इवेंट्स है, एलिमेंट्स आर इवेंट। तो इसका डेफिनेशन यही है कि लाइक प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन क्यों बोलते हैं इसको, तो सेट फंक्शन पी, तो पी प्रोबेबिलिटी है जिसका डोमेन होगा सिग्मा फील्ड एफ एंड जिसका रेंज है 0 to 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है सिग्मा फील्ड से 0 1 में, सच दैट, अब इसमें 3 कंडीशन है, जैसे सिग्मा फील्ड में 3 कंडीशन था, तो यहाँ भी 3 कंडीशन है। सो द फर्स्ट कंडीशन इज एक्चुअली, तो अगर मैं लिखूंगा तो फर्स्ट कंडीशन इज, देखो सिग्मा फील्ड में एम्प्टी सेट तो हमेशा होगा और सैंपल स्पेस हमेशा होगा, ये तो डेफिनेशन से ही क्लियर है। तो एक तो ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज मोर देन इक्वल टू 0। जी सर, ये प्रोबेबिलिटी जो आपने लिखा है फंक्शंस का डोमेन और रेंज लिखा है ना जी सर, तो इसमें जो रेंज होगी तो 0 to infinity हो जाएगी। नहीं, तुम कर सकते हो, वो डोमेन, वो कोडोमेन है। तुम लोग कैलकुलस पढ़े होगे, तो मोस्टली हम लोग जो डिफाइन करते हैं फंक्शन, कैसे डिफाइन करते हैं, ए टू बी ऐसे करते हैं ना। तो तुम फंक्शन ए बोलते हो डोमेन है उसका, बी बोलते हो कोडोमेन है, रेंज नहीं बोलते हम रेंज फाइंड करते थे, अगर तुम्हें याद हो 11 यस सर। 12 में, तो रेंज फाइंड एफ ए को हम रेंज बोलते हैं। तो मैंने यहाँ नहीं सर, रेंज वो और कोडोमेन उसको सेम ले लिया। उसको हम ले रहे थे उस तरीके से कि ये जो पी है ना, ये पीडीएफ या पीएमएफ का रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके से। तो उसमें अगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो वो तो 0 to infinity भी जा सकता है ना, उस तरीके से ले रहे थे। हाँ, लिखना गलत नहीं है, इफ़ यू राइट 0 to infinity इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये एक्चुअली रेंज नहीं होगा, फिर ये कोडोमेन है। हाँ, ये कोडोमेन है, रेंज नहीं है। कोडोमेन रेंज डिफरेंट होता है, इफ यू नो, ऑब्वियसली पता होगा तुम लोगों को कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना। तो लाइक प्रोबेबिलिटी का कोई रेंज पूछेगा क्या है, तो यू कैन नॉट टेल दिस सेट, है ना। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0 1, प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जिसका रेंज सेट किया है। तो मैंने उससे बचने के लिए रेंज कोडोमेन सेम ही ले लिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 के बाहर कभी जाएगी नहीं।
ऐसी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक मेजर है, अगर मेजर थ्योरी तुमने पढ़ा होगा तो वहाँ ऐसा डिफाइन होता है, म्यू इज द मेजर फ्रॉम सिग्मा फील्ड टू, जो तुमने बताया वो ऐसा है, तो बुक्स में यही डिफाइन किया जाता है, और ये मेजर को हम रिप्लेस कर देते हैं पी से, तो पी इज अ प्रोबेबिलिटी मेजर, तो बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा होगा पी इज अ प्रोबेबिलिटी मेजर। सो मेजर थ्योरी एक सब्जेक्ट होता है जो कि आगे पढ़ोगे, क्योंकि जो एडवांस प्रोबेबिलिटी है वो मेजर थ्योरी पे बेस्ड है। सर ये ऊपर क्या लिखा, सेट फंक्शन? हाँ, सेट फंक्शन, सेट फंक्शन इसलिए क्योंकि डोमेन का जो एलिमेंट्स है वो सेट्स हैं। प्रोबेबिलिटी इज अ सेट फंक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम 0 to इन्फिनिटी लिखोगे, इट्स नॉट रॉन्ग, और 0 to 1 भी ठीक है, क्योंकि वो कोडोमेन हमारे ऊपर हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो मैंने उसको रेंज ही कोडोमेन ले लिया है, रेंज को ही कोडोमेन बना दिया है। सो प्रोबेबिलिटी इज अ सेट फंक्शन, पी सेट फंक्शन इसलिए क्योंकि सिग्मा फील्ड का एलिमेंट, डोमेन का जो एलिमेंट्स भी सेट है, मोस्टली हम लोग थे ना, हम लोग कैलकुलस में पढ़ते थे, ओके आर टू आर, तो इसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर तुम्हें याद हो तो। सो रियल वैल्यूड का मतलब होता है कि रेंज रियल नंबर का सबसेट है, और अगर मैं बोलता हूँ रियल फंक्शन तो डोमेन आर का सबसेट है या आर है, तो यहाँ सेट फंक्शन है क्योंकि सिग्मा फील्ड का एलिमेंट्स भी सेट है, इसीलिए। ओके, तो पहली कंडीशन है कि सिग्मा फील्ड का कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू 0 आएगी। दूसरी कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हमेशा 1 होगी, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है कि इफ a1 कॉमा a2 डॉट डॉट डॉट, फिर से मैं देखो, मैं काउंटेबल नंबर ऑफ इवेंट्स ले रहा हूँ, मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो गया, these are a1 a2 a3 a4 a5 a6 and so on, these are pair wise disjoint, ठीक है, these are pair wise disjoint events को या सेट को event, then probability of union of ai's I from 1 to n, this is equal to summation of probability of ai's I from 1 to n। तो क्या लिखा मैंने, जरा समझो इसको, तो लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आई फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आई फ्रॉम 1 to, अच्छा n ना करके मैंने इनफाइनाइट सेट लिया है, n भी कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट एडिटिविटी हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट ले लिया हमने क्योंकि मैंने इनफाइनाइट को जनरलाइज कर दिया। सो ये तब है जब पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा, पेयर वाइज हमने पहले बताया हुआ है तुम्हें कि एनी टू यू विल टेक एट अ टाइम, सो इंटरसेक्शन विल बी 5। तो ये डेफिनेशन हुआ ना, डेफिनेशन का कोई प्रूफ नहीं होता है, प्रूफ होता है थ्योरम्स का, रिजल्ट्स का, है ना, लेमा एंड ऑल दैट एक्सियम्स। सो ये डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, कि एक ज्योमेट्रिक डेफिनेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन विद डोमेन सिग्मा फील्ड रेंज 0 1 एंड रेस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब कंडीशन है कि पी इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी हम बोलेंगे पी प्रोबेबिलिटी है। सो पी ए मोर देन इक्वल 0, ए कोई भी एलिमेंट हो सिग्मा फील्ड का, दूसरा ओमेगा की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, सो दिस इज लार्जेस्ट सेट इन द सिग्मा फील्ड, मतलब सैम्पल स्पेस लार्जेस्ट सेट होगा ना सिग्मा फील्ड के अंदर, एंड a1 a2 and dot dot dot, these are pair wise disjoint event, then probability of union of ai is summation probability of ai। तो थर्ड पार्ट में थोड़ा उसको बताता हूँ ओपन करके क्या मतलब है इसका, मतलब ये बोला है, थर्ड पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ, दैट इज जैसे ना a1 लाइक ऐसा है कि दैट इज ए आई इंटरसेक्शन ए जे, ठीक है, इज 5, इसको बोलते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट, है ना। सो फॉर ऑल आई डिफरेंट फ्रॉम जे, ठीक है, आई जे डिफरेंट है, देन ऐसा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक लेना है, तो ये इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 प्लस डॉट 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 डॉट, जहाँ तक जाना है, इस तरह से। तो ये डेफिनेशन है। सो वी आर डिफाइनिंग द प्रोबेबिलिटी, ओके, इस तरह कर सकते हो। सर प्रोबेबिलिटी इज अ सेट फंक्शन, सर इसको कोई किसी एग्जांपल से बताइए ना। हाँ देखिए, एग्जांपल से बताते हैं, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक केस कंसिडर किया, ओके, चलो थ्रोइंग अ डाई, ठीक है, तो हम जानते हैं सिग्मा, हमारा सैंपल स्पेस हो गया, आउटकम्स हो सकता है 1 2 3 4 5 6, और चलो सिग्मा फील्ड मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ। सो सिग्मा फील्ड मेरा यहाँ पे है 5 सेट कंटेनिंग 1 2
सेट कंटेनिंग 3 4 5 6 और ओमेगा। पहले तो क्वेश्चन ये है क्या ये सिग्मा फील्ड है, तो वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ऑब्वियसली होगा, तो वैसा मैंने बनाया कि होगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, और कॉम्प्लीमेंट भी है, यूनियन लेंगे, किसी भी दो का यूनियन होगा इसमें होगा, एंड ठीक है 3 कंडीशन था ना, तो 5 शुड बी देयर और ओमेगा शुड बी देयर, कोई एक है तो दूसरा ऑब्वियसली आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट लेने पे, ठीक है, तीनों सेटिस्फाई करेगा। अब क्वेश्चन याद देखो, सेट फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कहाँ से डिफाइंड है, एफ से लेके 0 1 में, ये मैंने वहाँ लिखा था 0 to infinity इज ओके, सो ऐसा लिखा मैंने। सो क्वेश्चन देखो अब क्या है, प्रोबेबिलिटी तुम किस पे डिफाइन कर रहे हो, जैसे तुम लिखते हो ना एफ एक्स, देखो जैसे हम कैलकुलस जब हम पढ़ते हैं तो कैलकुलस में हम लिखते हैं एफ एक्स, जब तुमसे पूछा जाता है व्हाट इज एफ वन, तो ये वन क्या है, नंबर है, मतलब रियल नंबर है, तो इसलिए फंक्शन को हम रियल फंक्शन बोलते हैं, एफ इज़ अ रियल फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ, सर पॉइंट फंक्शन ही बोलेंगे ऐसे? चलेगा, लाइक हम रियल नंबर्स ले रहे हैं, ए वन टू है हमारा, ठीक है, और एक फंक्शन में डिफाइन किया ए से आर में, मान लो चलो, तो जैसे एफ एक्स है मेरा अगर चलो एक्स स्क्वायर अभी के लिए, सो जैसे एफ वन, सो क्वेश्चन ये एक्स क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक्स क्या है, तो यहाँ एक्स जो है सेट ए से है और ए के एलिमेंट्स रियल नंबर है, तो उसी तरीके से तुम प्रोबेबिलिटी को सोचो, प्रोबेबिलिटी भी एक फंक्शन है, तो यहाँ एफ जो है वहाँ प्रोबेबिलिटी है, अब जब प्रोबेबिलिटी में डिफाइन कर रहा हूँ तो यहाँ क्या होगा, क्या ऐसा पूछेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नो सर, एक सेट होगा। यहाँ एक सेट होगा, इसीलिए सेट फंक्शन है, यहाँ मुझे प्रोबेबिलिटी किसी सेट की फाइंड करेंगे, वो वही सेट को हम इवेंट बोलते हैं, जैसे ये एक मान लो E1 हो गया, मैं नाम दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2, जैसे मैं चलो इसको थोड़ा नाम देता हूँ, एफ में एलिमेंट्स हैं, लेट्स से जो F1 मैंने लिखा है ना, ये एफ जो सिग्मा फील्ड लिखा है ऐसा है, फाई पहले को बोल दो ए, दूसरे को बोल दो ए कॉम्प्लीमेंट, या मर्जी है ना, ए कॉम्प्लीमेंट एंड ओमेगा, तो यहाँ क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसा तो 1 निकालोगे, ऐसा नहीं निकालोगे तुम, हम यहाँ जो डिफाइन करें हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, हमारा डोमेन है एफ, और एफ एक्स में एक्स डोमेन का एलिमेंट होता है, तो यहाँ तुम्हें डोमेन का एलिमेंट लेना पड़ेगा, यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, है ना, जैसे जो हम 0 डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो ए क्या है, एक सेट है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी को हम सेट फंक्शन कहते हैं, सिंपल सी बात है ना। सर बात सुनिए सर, हाँ ये जैसे आपने 2 कहा कि नहीं ले पाएंगे हम, तो सर 2 पे अगर हम करली ब्रैकेट्स लगा दें तो वो तो सेट बन जाएगा। हाँ, तो वैसे लिख सकते हैं, दिस इज फाइन, तो इसीलिए सेट फंक्शन बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी को। ये ले सकते हैं ना। हाँ हाँ, मतलब 2 नंबर पे हम लोग, क्योंकि ये 2 डोमेन में नहीं है, प्रोबेबिलिटी के डोमेन में 2 नहीं है, सेट कंटेनिंग 2 हो सकता है, यहाँ पे तो मैंने वो डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे तुम पावर सेट ले सकते हो, मतलब मैं पूरा लिखना नहीं चाह, पूरा सिग्मा फील्ड है ना, जनरली हम क्या लेते हैं, पावर सेट ऑफ ओमेगा, तो अगर मैं पावर सेट कंसीडर करता सिग्मा फील्ड को, तो 2 की पावर 6 उतने सारे एलिमेंट आ जाते हैं ना, अच्छा, 64 मतलब वही एलिमेंट। कि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस या एफ। हाँ, सो ऑल सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस आर इवेंट ना, वो चीज़ है। अच्छा, हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करते हैं, इवेंट की ना, तुम हमेशा पीई लिखते हो, राइट? जी, सो ई इज व्हाट, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस हाँ सेट है मतलब। सबसेट इज itself a set, so that's why we call it set। इवेंट। हाँ, ई इज इवेंट एंड सर इवेंट ऑल इज, सबसेट्स तो इवेंट नहीं होंगे शायद। हाँ हायर लेवल पे जाओगे तो ऑल, यहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ फिर 4 ही इवेंट है, इस सैंपल स्पेस के पास सिर्फ 4 इवेंट है, 1 2 3 4, ऑल सबसेट आर नॉट हेयर, जहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, जैसे मैंने डिफाइन लेकिन किया सर है। हाँ वैसे तो सर इसके तो 2 की पावर 6 होंगे सैंपल स्पेस। हाँ, लेकिन वही बोला हूँ, हमारे ऊपर है सिग्मा फील्ड हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, मैंने अभी क्या कंसीडर किया, ये वाला सेट, इसमें सिर्फ तो 4 एलिमेंट है। क्वेश्चन डिपेंड करेगा। हाँ, तो जो बच्चों वाली डेफिनेशन पहले होती थी ना कि ऑल सबसेट्स ऑफ मतलब सैंपल स्पेस इज इवेंट, वो ओके है, तो वहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट सिग्मा फील्ड को पावर सेट ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली सिग्मा फील्ड डिफाइन किया हुआ है तो वहाँ हमारे पास सिर्फ वही वो नहीं एलिमेंट। ले सकते। हाँ, तो सारे पावर, सारे एलिमेंट, मतलब जितने भी सबसेट है, ऑल सबसेट्स आर नॉट इवेंट, ओनली एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड आर इवेंट, बिकॉज वी आर डिफाइनिंग प्रोबेबिलिटी ऑन सिग्मा फील्ड। तो ये अगर आगे की सिग्मा चीज है। फील्ड गिवन होगा तो
सिग्मा फील्ड गिवन होगा तो हमारे सबसेट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। हाँ ये कह रहे हैं ना। राइट। लेकिन ये तुम्हें जैम में इतना केयर नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसका जैम में उतना वो नहीं है। तो हम जनरली यहाँ ठीक पे है। मैं बात करूँ तो जैसे यही एग्जांपल मैं कंसीडर करूँ तो हमें सिग्मा फील्ड वही लेना है। जैम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, ना आगे आएगा कि वो सिग्मा फील्ड को उतना स्ट्रेस नहीं देता है। वो आगे की चीज़ है, एडवांस प्रोबेबिलिटी जो मैं बता रहा था, आगे जाकर कोर्स करोगे, जैसे IIT बॉम्बे में भी कोर्स है थर्ड सेमेस्टर में, इलेक्टिव्स होते हैं ना, वहाँ पे तुम क्या चूज होते इलेक्टिव्स में, ये भी एडवांस प्रोबेबिलिटी आता है। तो वहाँ ये सब डील होगा जब हायर लेवल पे जाओगे। इंटर्नशिप वगैरह में पूछता है क्या ये ऐसे वहाँ पे? नहीं ये सब नहीं एडवांस, वो थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं पूछते, वो अप्लाई, जैसे ये सब थ्योरेटिकल हो गया जो भी मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ मेनली तुमसे बेसिक प्रोबेबिलिटी पूछते हैं। ओके सर। जैसे अडाई रोल था तो मैं फिर से वही एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो हम सिग्मा फील्ड, अब तक तुम देखो, अब तक तुम में से शायद कुछ ही लोगों ने जो सिग्मा फील्ड पहले सुना होगा, तो जिन लोगों ने नहीं सुना है सिग्मा फील्ड, तो वहाँ बाई डिफॉल्ट सिग्मा फील्ड हमारा ये था, पावर सेट ऑफ सैम्पल स्पेस। और जहाँ भी सिग्मा फील्ड का जिक्र नहीं आ रहा है वहाँ वो पावर सेट ऑफ ओमेगा है वो, तो इसलिए हम डिस्कस ही नहीं करते। और इनफैक्ट पूरे जैम का सिलेबस हम करेंगे तो ये फिक्स्ड है, यही है यहाँ सिग्मा फील्ड हमारा, पावर सेट ऑफ सैम्पल स्पेस, जिसके अंदर टोटल यहाँ पे 64 है ना, अगर मैं लिखता यहाँ पे तो 5 सेट कंटेनिंग 1 डॉट 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 लिखते जाओ, लास्ट में तुम्हारा ओमेगा भी होगा, है ना। टोटल 64 एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। सो यहाँ पे 64 इवेंट्स हैं मेरे पास, जो मैं सिग्मा फील्ड डिफाइन कर रहा हूँ। सो एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड आर इवेंट 5 सेट कंटेनिंग 1 सेट कंटेनिंग 2 डॉट 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 एंड लास्ट में ओमेगा होगा। मैं टोटल लिख नहीं रहा हूँ, 64 होंगे, तुम्हें पता है वो क्या होंगे, ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा में 6 एलिमेंट है, टोटल सबसेट 2 की पावर 6, तो टोटल 64 एलिमेंट्स होंगे ओमेगा के सिग्मा फील्ड के अंदर। और हम ये जानते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड आर इवेंट, ये एक्चुअल डेफिनेशन है जो हायर लेवल पे यूज होता है, लेकिन अब तक ग्रेजुएशन लेवल तक फाइन है कि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस आर इवेंट्स, इट्स ओके। लेकिन आगे जाके ये हो जाता है, जैसे वीके रवाती में जाओगे ये डेफिनेशन है वहाँ पे, क्योंकि एमएससी में भी कई जगह वीके रवाती की फॉलो की जाती है। ओके, तो ये सब जैम में इतना स्ट्रेस देकर सिग्मा फील्ड कोई स्ट्रेस नहीं देता जैम में। सिग्मा फील्ड बताने का सिर्फ मेरा ही मतलब यही था कि तुम ये टर्म जानो कि क्या है, कभी अगर बुक पढ़ रहे हो आ गया या कहीं पे आ गया तो यू शुड नो कि है क्या, कि ये डोमेन है प्रोबेबिलिटी फंक्शन का, ये चीज़। ओके सर। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो मेनली डेफिनेशन के 3 पॉइंट तुम्हें याद रखना है, अब डेफिनेशन को यूज़ करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी एक सिग्मा फील्ड का एलिमेंट लेंगे, मतलब दीज आर इवेंट्स, यू टेक एनी इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी जो होनी चाहिए वो मोर देन इक्वल टू 0 होगी, सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और जो तुम्हारा A1 A2 दीज आर, सो उसका अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट, यहाँ बोला मैंने, अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो यूनियन चाहे कितने भी सेट तुम्हारे पास है तो उसको तुम सम में ब्रेक कर सकते हो। देखो यहाँ इक्वलिटी है, ये इक्वलिटी कब आएगी, जब ये वाला चीज़ होगा, तभी पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा तब। ओके, जैसे मैं अभी हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे ना, उस पर मैं आता हूँ। सो लाइक मैं कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करता हूँ ना। जैसे पहला है, अगर मैं तुमसे पूछूं, चलो जैसे देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5, तो हम बोल सकते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट है, फाइन है ना। हाँ, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, क्योंकि दो ही है तो डिसजॉइंट या पेयर सेम बात है। अच्छा, तो मैं अगर ऐसा है तो डेफिनेशन कहता है कि अगर कभी ऐसा हो सो यू कैन, मतलब जितने भी हैं यहाँ पर दो ही था, तो ऑब्वियसली मैं थर्ड वाला पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ। तो यूनियन ऑफ ए आईज आई फ्रॉम 1 to infinity कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज, ठीक है, ये है। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखो मतलब तुम ऐसा ट्रीट करो कि दिस इज A1 इंटरसेक्शन A2, दिस इज 5, ऐसा है। सो A2 इज ए कॉम्प्लीमेंट, सो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2, यहाँ दो ही सेट है तो हम इन्फिनाइट तक नहीं जाएंगे, हमारे पास दो ही सेट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इक्वलिटी लगा रखा है क्योंकि पेयर वाइज डिसजॉइंट है, इसीलिए, अगर नहीं होता तो इक्वलिटी नहीं लगा पाते। अब मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब सब लोग जानते हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और डेफिनेशन ही कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 है।
डेफिनेशन का सेकेंड पॉइंट है ये। तो यहाँ से ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। तो ये हमने प्रूव कर दिया फॉर्मूला बाई डेफिनेशन। तो इसको तुम आगे एक्सटेंड करोगे तो यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। तो इसको आगे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से आता है ये, इसका नेक्स्ट लाइन। सो ये प्रूफ हो गया इसका। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड पॉइंट पे आऊँ तो सब लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, ए यूनियन बी वाला, है ना। ये ए सेट है, ये बी है, और ये वाला पार्ट है ना, दिस पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ये तुम लोग ऐसे भी तुम प्रूफ क्या करना, ए यूनियन बी, है ना। तो ये सब लोग जानते हैं ना। सो ए की प्रोबेबिलिटी, है ना, पूरा ए ले लिया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूरा हमने बी कंसिडर कर लिया। तो ये जो बीच वाला कॉमन पोर्शन है ट्वाइस आ गया, तो एक बार मुझे इसको हटाना पड़ेगा ना, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो जानते हैं, और इसको भी तुम प्रूफ करना चाहो प्रूफ कर सकते हो। सर पॉइंट केयर थ्योरम से, सर पॉइंट केयर थ्योरम से हो जाएगा। हाँ, मतलब उसको मतलब प्रूव करना चाहे तो ये डेफिनेशन बेस्ड हम कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक। अच्छा, मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जहाँ अभी क्वेश्चन पूछा था ना, वो एग्जांपल बताइए, तो मैं वहाँ पे आता हूँ। देखो, मतलब मैं इसका एग्जांपल ये वाला पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि ये बड़ा अच्छा इंटरव्यू में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। ये जो पॉइंट है, लाइक प्रोबेबिलिटी 1 है तो क्या सैंपल स्पेस होगा, तो आंसर होगा नो। तो जब तुम नो बोलोगे तो तुम्हें वो पूछेंगे कि एग्जांपल बताओ। यस बोल दिया तो उनको पता है तुम्हें पता ही नहीं चीज़ें, है ना। लोगों को तुम्हें इतना डीपली नहीं पता चीज़ें। सो इंटरव्यू में ऐसे पूछते हैं कभी कभी, है ना। तो जो तुम आगे इंटरव्यू दोगे, लाइक सो देखो, जैसे अगर मैं डिफाइन करता हूँ, सर ये सर्टेन इवेंट के लिए होता है ना कि प्रोबेबिलिटी 1 होती है और एक सैंपल स्पेस नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि लेट्स से, चलो ओमेगा मैंने लिया क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। और तो इवेंट तुम्हें पता है, मैं देखो हम लोग सिग्मा फील्ड नहीं लिखेंगे, अब आगे कभी नहीं लिखेंगे। सिग्मा फील्ड पर इसलिए जानना जरूरी था कि प्रोबेबिलिटी का डोमेन होता है। सिग्मा फील्ड नहीं लिखेंगे मतलब वो पावर सेट ऑफ ओमेगा है, तो इतना वो आगे जाके एक बोडल मेजर एंड ये सब आता है, तो वो सब अभी नहीं जानना है हमें। सो यहाँ मैं प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ई की डिफाइन कर रहा हूँ। तो अभी तक हमारा इवेंट का डेफिनेशन वही लेके मैं चलूंगा कि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेसिस इवेंट, ओके। जो बच्चों वाला डेफिनेशन है यही लेके चलेंगे कि इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, बिकॉज हमने सिग्मा फील्ड यहाँ पावर सेट ऑफ ओमेगा कंसिडर किया है। तो ऑल सबसेट आर इनसाइड सिग्मा फील्ड, तो ऑल सबसेट आर इवेंट। और इसका डिफाइन कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी मैं डिफाइन कर रहा हूँ लेंथ ऑफ ई अपॉन लेंथ ऑफ ओमेगा। मतलब जैसे जानते हैं ना, प्रोबेबिलिटी हम मैं डिफाइन कर, जैसे हम लोग डिफाइन करें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, ठीक है, इस मेजर को कि क्या है। मतलब मैं क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, ओके, कि एक तुम्हारा सिग्मा मतलब सैंपल स्पेस है इंटरवल ए बी, एंड इवेंट हम डिफाइन कर रहे हैं। ऑब्वियसली तुम पहले से जानते हैं कि इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या है, तो लेंथ ऑफ ई अपॉन दिस। सो इंटरवल है, सबसेट अगर इंटरवल होगा ठीक है, डिस्क्रीट लोगे तो 0 हो जाएगा। तो अब इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पहले तुम ये वेरीफाई कर लो क्या ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों प्रॉपर्टी वेरीफाई करना पड़ेगा अगर करना चाहें तो लेंथ हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, फाइन, तो ये मोर देन इक्वल टू 0 हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ई के जगह मैं ओमेगा ले लूँ तो क्या 1 आएगा, तो यस लेंथ ऑफ ओमेगा अपॉन लेंथ ओमेगा कट के 1 आ गया। तीसरा जो पॉइंट था चेक करने का कि लाइक A1 A2 A3 एंड सो ऑन, दीज आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। इन दैट केस अगर सबका यूनियन लेंगे तो वो सम आएगा, तो ऑब्वियसली आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब वो तुम करना चाहो तो थ्योरेटिकली कर सकते हैं हम लोग कि A1 A2 है, फिर A1 का लेंथ प्लस A2 का लेंथ, इस तरह से सबका लेंथ ऐड करेंगे तो वो फिर उसके लेंथ के मतलब दोनों साइड इक्वल दिखा देंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड। यहाँ प्रूफ पे नहीं जाएंगे। तो मतलब ये वेरीफाई में अभी तक ये कर रहा था क्या ये प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि वेरीफाई करो प्रॉपर्टी फंक्शन है, तो उसके लिए वो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, जो डेफिनेशन में था, एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन में था ना, ये 3 प्रॉपर्टी। जैसे एमएससी में जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में करवाएंगे इस तरह क्वेश्चन, वहाँ पे ये वेरीफाई करो।
जैसे कि इजी वाला क्वेश्चन मैं करके दिखा सकता हूँ, अभी पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो पहला पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा तुमसे पूछ रहा हूँ, तो क्या है, मतलब मैं ए सेट ले रहा हूँ तुम्हारा, ओमेगा, ओमेगा मतलब ए बी, तो अगर ए सैम्पल स्पेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर तुम ए फाइंड करोगे, सो लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा, ऊपर क्या लिखेंगे, किसी इंटरवल का लेंथ पता है तुम लोगों को कैसे निकालते बी हैं? माइनस, हाँ, ये ए और बी है तो लेंथ होगा बी माइनस ए। सो ये होगा बी माइनस ए, और डिनोमिनेटर में ऊपर भी क्या आएगा, बी माइनस ए, ठीक है, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं बी सेट लेता हूँ, चलो ओपन इंटरवल ए बी, तो क्या होगा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माइनस, स्टिल सेम ही रहेगा, क्योंकि इंटरवल ओपन है या क्लोज है, लेंथ सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या दिखाया, अब क्वेश्चन ये है कि वी हैव, हमारे पास अभी क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 तो है, बट क्या बी इक्वल है सैंपल स्पेस के, नो सर। तो ये हमारा एक एग्जांपल आ गया, दिस इज वन एग्जांपल। दूसरा केस में क्या होगा, अगर सेकंड केस, इसमें किसी को डाउट है देख लो, ऑब्वियसली सैंपल से प्रोबेबिलिटी 1 है, हमने प्रोबेबिलिटी ऐसे डिफाइन किया है, तो यहाँ मैं बताने की सिर्फ इतना कोशिश किया हूँ कि किसी सेट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 आती है तो इट डज नॉट मीन कि वो सैंपल स्पेस ही होगा, एंड वी हैव वन एग्जांपल दिस। मतलब सर इसी टाइप के एग्जाम्पल में सेटिस्फाई हो रही है ये प्रॉपर्टी। हाँ, तो मतलब देखो एक एग्जांपल काफ़ी है गलत कहने के लिए, गलत का मतलब ये बोलेगा कि हमेशा मतलब किसी सेट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो सेट सैंपल स्पेस होगी, हम बोलेंगे नो, तो नो बोलेंगे तो एक एग्जांपल काफ़ी है। लेंथ ऑफ सिग्मा बी माइनस ए कैसे हो गया, अच्छा, लेंथ ऑफ इंटरवल ए बी, अच्छा ये ओपन ब्रैकेट वाले पे एक बार बता दीजिए। हाँ, मतलब देखो ये लेंथ थोड़ा एक्चुअली मेजर है, जैसे ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी है, तो लेंथ तुम लोग कैसे डिफाइन करते हो, लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी कितना होगा, बी माइनस ए, एंड लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल ए बी तुम कैसे डिफाइन करोगे, ये तो थोड़ा डी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, तो बताओ इसके लेंथ कैसे डिफाइन करोगे। सर बी की लिमिट लेफ्ट हैंड साइड वाली से माइनस कर देंगे, हाँ ए तो ए से जो जस्ट आगे होगा। तो कितना आएगा, सर सर ए को ए माइनस एच लिखेंगे और बी को बी माइनस एच, और दोनों में डिफरेंस करेंगे तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो वही बी माइनस ए वापस आ जाएगा। ओके, सो यू वांट लाइक, इसको ऐसे लिख देते हैं, ए माइनस एप्सिलॉन एंड बी प्लस एप्सिलॉन, लाइक दिस। बी सर, या बी प्लस एप्सिलॉन कैसे हो जाएगा, बी तो थोड़ा सा ए प्लस एप्सिलॉन कर दें, ए प्लस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, अब ए प्लस एप्सिलॉन है, बी माइनस एप्सिलॉन, या क्योंकि बी खुद एक्सक्लूडेड है तो आगे वाला कैसे एक्सक्लूड होगा, यस, सो नाउ ओके, थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दिया मैंने बी में से, तो दिस इज फाइन। ए में से एप्सिलॉन हमने ए में एप्सिलॉन ऐड किया, सो ए प्लस एप्सिलॉन विल बी इंक्लूडेड इन द इंटरवल, एंड बी माइनस एप्सिलॉन जो इंक्लूडेड हो जाएगा, ओके इसका लेंथ निकालो। सो इफ यू फाइंड द लेंथ, सो अब ये ऐसा कुछ होगा, बी माइनस एप्सिलॉन में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे ए प्लस एप्सिलॉन, सो लाइक इट विल बी समथिंग बी माइनस ए। एप्सिलॉन आर्बिट्री होता है, मतलब ये यहाँ मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो रिजल्ट यूज़ करेंगे ना, ये सब एनालिसिस में तुम लोग अगर पढ़े होगे, कैलकुलस की जो थ्योरी होती है तो उसमें प्रूफ उसका अपना एक टेक्निक होता है, थ्योरेटिकल प्रूफ का, है ना। सर वही कह देंगे कि मतलब एप्सिलॉन नॉट नियर टू 0 है। हाँ, एप्सिलॉन इज वेरी क्लोज टू 0, एप्सिलॉन जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली मतलब सर, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक है सर, ठीक है सर। ये जो सैंपल स्पेस वाली बात है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 नहीं होगा, सर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि जो सिग्मा फील्ड का यूनियन लेंगे सबका इवेंट्स का, तो प्रोबेबिलिटी 1 होगा, बट लेकिन सिग्मा फील्ड का यूनियन हमेशा सैंपल स्पेस नहीं होता। सिग्मा फील्ड का यूनियन हमेशा सैंपल स्पेस नहीं होता, नहीं यूनियन सैंपल स्पेस आएगा,
इवेंट्स का सैंपल स्पेस सैंपल हो जाएगा, मतलब इवेंट्स का जो यूनियन होगा सर वो सैंपल स्पेस नहीं होगा ना हमेशा। सर ये तो थर्ड प्रॉपर्टी है, होएगा नहीं, जैसे देखो यहाँ लिखा था ना हमने, तुम कुछ भी कंस्ट्रक्ट, यहाँ मैंने एक कंस्ट्रक्ट किया था, देखो अगर इसका तुम यूनियन लेते तो भी सैंपल स्पेस आएगा। मतलब ये है कि सारे सबसेट्स नहीं होंगे, शायद तुम ये कहना चाह रहे हो कि ऑल सबसेट्स मे नॉट बी इन द सिग्मा फील्ड। लेकिन इतना क्यों इस पे सोच रहे हो, इसको जस्ट डेफिनेशन याद रखो, काफ़ी है। जैम में कोई क्वेश्चन सिग्मा फील्ड में नहीं आएगा। सर सर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताइए ना। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी सोच सकते हैं। ये चलो एक थ्योरेटिकल एग्जांपल था। अच्छा, दूसरा पॉइंट बोले क्लियर करता हूँ, फिर प्रैक्टिकल भी सोचते हैं। तुम सोचो, है ना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसे, हम भी ऐसे सोचेंगे। जस्ट यू थिंक कि ऐसा कोई एग्जांपल है क्या प्रैक्टिकली जो हम बता सके। जैसे यहाँ पे क्या है, अभी मैं अगर सी सेट कोई लेता हूँ, सिंगल्टन ए ले लो चलो, या ए मतलब ए से थोड़ा ज़्यादा नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल चलो a+b/2 कोई नंबर आएगा, वो ले लिया मैंने। मैं इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओमेगा ये है तो इसके बीच का नंबर ए बी का है ना, वो होगा। सो लाइक ये तुम्हारा आएगा सी इज a+b/2, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या करोगे, अगर मैं तुमसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो कितना आएगा इस डेफिनेशन के हिसाब से, और इसी वाले डेफिनेशन के हिसाब से क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सेट। सिंगल्टन सेट का लेंथ क्या होगा? 0 है ना। तो सिंगल्टन सेट क्या है ना, लेंथ ऑफ सी, लेंथ ऑफ सेट सी अपॉन लेंथ ऑफ ओमेगा। तो ये तुम्हारा 0 अपॉन सैंपल का लेंथ है b-a। सो ये हो गया तुम्हारा 0। तो इस केस में क्या तुम देख रहे हो, सी का प्रोबेबिलिटी 0 है, बट सी इज नॉट एम्प्टी सेट, है ना। तो जरूरी नहीं कि एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0, तो वो डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी हमने कैसे डिफाइन किया है, हमारा मेजर प्रोबेबिलिटी मेजर जो कैसा है। तो इसलिए इन जनरल हम लोग नहीं बोलते ट्रू है, हमेशा नहीं है कि अगर तो पॉइंट क्या हुआ रिमार्क में, ये है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1, देन ए मे नॉट बी इक्वल टू, ए मे नॉट बी ओमेगा। एंड दूसरा पॉइंट ये लिखा हमने कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लो 0 है, सो बी मे नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, ठीक है। ओके। अब कुछ एग्जांपल रियल लाइफ सोचना है तो सोचो, बताओ। सोच सकते हैं, ऐसे तुम टाइम स्पेंड करोगे तो यू कैन थिंक ऑफ कि ऐसा हो कि लाइक नेट पे देख ले बाद। नेट पे देखो, तुम भी सोचोगे ना, क्योंकि जो भी चीज़ अभी तक जितनी प्रोड्यूस हुई है सब कहीं ना कहीं हमने ही किया है। तो कुछ चीज़ें जो बहुत सारे, जरूरी नहीं कि सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व ही कर दें, है ना। बहुत सारे रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं जो, जैसे तुम जो अभी थ्योरम्स देख रहे हो, जैसे फर्स्ट टाइम किसी ने इसको इंट्रोड्यूस किया होगा, प्रोबेबिलिटी किसी ने डिफाइन किया होगा, देन तो काफ़ी टाइम लगता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, तो बट वी कैन ट्राई दैट। सर आज देख रहे हैं पहली बार। सर लास्ट स्लाइड खोलिए। हाँ, एक मिनट। अच्छा, वो जो मैं बता रहा था अभी, ये वाला ना, तो ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया था, और इसके बाद मैंने ये कंक्लूड किया है इसमें तो बता रहा है कि सी की प्रोबेबिलिटी 0 है, यहाँ सी की प्रोबेबिलिटी 0 है, ओके। एंड बट सी जरूरी नहीं एम्प्टी है। तो ये हमने बताया कि किसी सेट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो जरूरी नहीं वो सैंपल स्पेस ही हो। ओके, सो जो थर्ड डेफिनेशन उसका नाम अभी तक उसे कुछ पूछना है, जो थर्ड पॉइंट में लिखा था, मैं फिर से लिखता हूँ। इस फॉर्मूले का नाम है काउंटेबल एडिटिविटी। काउंटेबल एडिटिविटी जो डेफिनेशन का थर्ड पॉइंट है ना, उसमें ये था कि लाइक इफ
A1 कॉमा A2 डॉट 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 सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, दीज आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। देन हमने ये कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट डॉट डॉट, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 एंड डॉट 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 चलता रहेगा। इसी ये काउंटेबल एडिटिविटी के काउंटेबल नंबर ऑफ हमने इवेंट्स लिए हैं। इसी में तुम कहीं कहीं बुक में देखोगे पढ़ोगे तो लिखा होगा फाइनाइट एडिटिविटी, तो इसी को फाइनाइट के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। मतलब ये है कि लाइक तुम्हारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं, A1 A2, या चलो इन्फाइनाइट सेट्स नहीं है लेकिन फाइनाइट के लिए तुम बात कर रहे हो, सो यू कैन राइट दैट लाइक जैसे इन्होंने लिखा है these are pairwise disjoint। इवेंट्स, ठीक है। देन अगर तुम इसको ऐसे लिखो A1 यूनियन A2 एंड यूनियन AN किसी फाइनाइट नंबर के लिए, n कोई फाइनाइट नंबर है, देन यू कैन राइट इट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ AN, इस तरह से। तो इसका नाम फाइनाइट एडिटिविटी, लाइक फाइनाइट के लिख रहे हैं, या इसको तुम अगर इसको हम नोटेशन में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AIs I from 1 to infinity is equal to summation probability of AIs I from 1 to infinity, ठीक है। और इसी को अगर शॉर्ट में लिखोगे तो वही बात है। probability of union of AIs I from 1 to let's say n, and then summation probability of AI I from 1 to n। तो इसे हम लोग बस उसी थर्ड पॉइंट को हमने एलेबोरेट किया है, जो डेफिनेशन का तीसरा पॉइंट है उसी को बताया है। अब क्या होता है जो ये प्रोबेबिलिटी जो एक्सोमेटिक डेफिनेशन है उसमें क्या करते हैं हम लोग, तुम अब क्लासिकल डेफिनेशन को चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो कि वहाँ क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो वो डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी तब होगी जब इक्वली लाइकली होगा, जैसे हमने बताया था कि हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, तब ऐसा होगा। ओके नेक्स्ट है ना। तो ऐसे अभी के लिए ठीक है, आगे प्रोबेबिलिटी स्पेस भी एक वर्ड आता है तो उतना तुम्हें नहीं देखना है, नहीं तो जैसे अगर मैं लिखूंगा जैसे अभी तुमने प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया है, ऐसे एक वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी स्पेस ना, तो उसको लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि लाइक इट इज़ अ कलेक्शन, पहला तो ओमेगा हो गया सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, दूसरा सिग्मा फील्ड हो गया, तीसरा पी हो गया, तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस। okay, so this is probability space omega f and p। okay, so ये इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है। अभी हम आते हैं थोड़ा पॉइंट पे, जैसे एक और कॉन्सेप्ट आता है तुमने ये वर्ड सुने हुए देखे होते ना कि वी से दैट ऑड्स ऑफ ए, मान लो ऐसा है रिजल्ट, अगर ऐसा है मान लो ए कोई एलिमेंट है सिग्मा फील्ड का, या लिखने का मतलब ये ए इज एन इवेंट, ठीक है, ए इज एन इवेंट, देन हम लोग ये बोलते हैं कि ऑड्स फॉर ए इवेंट ए जो है आर ए इज टू बी, है ना, आर ए इज टू बी, या वर्ड में लिख दो, तो इसका क्या मतलब होगा, या ए टू बी या ए इज टू बी, रेशियो टाइप का ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैच में होता है क्रिकेट ना, जैसे इंडिया 2-3 से हार गई, ऐसा होता है ना, तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे 2 हारी 3 जीती है, इस तरह से 2 जीती 3 हारी, इस तरह से मतलब होता है ना वहाँ पे हम लोग जो क्रिकेट उसमें या कोई गेम्स में ऐसा टर्म यूज़ करते हैं हम लोग।
the ratio of happening हाँ जैसे है रेशियो ए टू बी, हाँ रेशियो है। तो इस केस में क्या होगा अगर तुमसे पूछे दिस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस केस में क्या होगा? वन p upon 1 minus p. ए भी नंबर है, ए टू बी है ना, या रेशियो समझ लो ए इज टू बी। ऑड्स फॉर ए आर सर a अपॉन a प्लस a upon a plus b. हाँ, तो ए के फेवर में ए है, अगेंस्ट बी है, मतलब इस तरह से हुआ। ऑड्स फॉर ए आर ए टू बी है ना, और ए इज टू बी, रेशियो टाइप का इस तरह ए, इस तरह से। सर वो b अपॉन a प्लस b हो जाएगा। हाँ अगेंस्ट वाला अभी ए के फेवर में होगा ए अपॉन ए प्लस बी, और ए के अगेंस्ट जो होगा वो हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी। जैसे लाइक तुम अगर ये टर्म लिखूँ मैं, ऑड्स अगेंस्ट ए, ठीक है, सो वो होगा बी अपॉन ए प्लस बी। जैसे ये टर्म्स तुम्हें ऐसा न्यू नहीं होगा, जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड। हाँ सर ऑड्स इन फेवर बोलते हैं। हाँ, ऑड्स इन फेवर, या ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, या तो लाइक ऐसे लिख लो, तो ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, या आर ऑड्स इन फेवर ऑफ ए आर दिस ए टू बी या इज टू बी, देन ए अपॉन ए प्लस बी इसके फेवर में होगा, और इसके अगेंस्ट जो होगा, अगेंस्ट जो होगा वो होगा बी अपॉन, है ना, ए प्लस बी, इस तरह से। सो इन फेवर ए अपॉन ए प्लस बी एंड अगेंस्ट बी अपॉन ए प्लस बी। सो ये टर्म है जैसे यूज़ किया जाता है, कहीं अगर आता है एग्जाम में तो यू कैन यूज़ दिस। आगे थोड़े क्वेश्चंस अगर तुम्हें देखना है, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एक है लाइक मैं अगर ऐसा बोलूँ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू आई, या x अभी नहीं डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी एट i दिस इज 1/2 की पावर i, ओके, एंड यहाँ पे जो i है दैट i मान लो है सपोज इट इज अ नेचुरल नंबर, ओके। तो पहला क्वेश्चन है क्या ये प्रोबेबिलिटी होगा? सो कैन वी से p इज अ प्रोबेबिलिटी? सो प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी पड़ेगी, चेक करके देखो। तो यहाँ मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ ओमेगा इज लाइक नेचुरल नंबर ना। तो जैसे अगर मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ तुमसे इज पी प्रोबेबिलिटी, तो कैसे चेक करेंगे प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है कि नहीं? तो वो तीन कंडीशन था, अगर है जैसे पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट है तो बताओ प्रोबेबिलिटी दैट अगर मैं पूछ रहा हूँ तुमसे ऑड नंबर्स है ना, एक सेट में डिफाइन कर दो प्रोबेबिलिटी, चलो बी, बी एक सेट ले लेते हैं, बी पार्ट में लेट से बी इज अ सेट कंटेनिंग 2 4 6 8 10 इस तरह से। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट बी? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? हमने पॉइंट आई पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया है, आई कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, सो इसके एलिमेंट्स हम ले रहे हैं। और अब यहाँ ये है कि सर ये प्रोबेबिलिटी है और दूसरे का आंसर 1/3 आएगा। ओके, सो बाकी प्रोबेबिलिटी तो है, बाकी लोग चेक करो, है ना। सो प्रोबेबिलिटी होने के लिए पहले तो मोर देन इक्वल टू 0 है वो, फिर दूसरा था ओमेगा का 1 आना चाहिए, नेचुरल नंबर पे सम कर लो 1 आना चाहिए, और फिर अगर हम डिफरेंट सेट्स लेते हैं, अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट लेंगे तो यूनियन का प्रोबेबिलिटी उसमें सेम रहना चाहिए, सेम होगा आई थिंक, वेरीफाई करो। जैसे एक और रिजल्ट है कि इस तरह का तुम लोग ऐसे में भी एडवांस में हम लोग नहीं, हम लोग एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं ना, बेसिक से कर रहे हैं। जैसे तुम लोग ये भी जानते हो कि कोई सेट है रिमार्क में, जैसे कोई सेट है, चलो एस ले लिया, एस में है ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये एलिमेंट्स हैं, आउटकम्स हैं,
ओमेगा के। सो ये तुम्हें पता होगा ये डिस्क्रीट सेट है। तो अगर मैं बात करूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट एस, सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी एट ओमेगा, ऐसा बोल दो आई, ठीक है, एंड आई फ्रॉम 1 to k लाइक दैट। ईच आउटकम पे प्रोबेबिलिटी निकाल के तुम ऐड कर सकते हो, यहाँ एस है ये set। तो इस ये सब यूजुअली इस पे प्रोबेबिलिटी, इस पे प्रोबेबिलिटी, सब पे प्रोबेबिलिटी निकाल के तुम ऐड कर रहे हो, तो वो सेट एस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये वाला है ना, इस तरह से ये रिजल्ट है जो कि तुम पहले से ही जानते हो ये सब। जैसे हम लोग निकालते हैं ना क्या प्रोबेबिलिटी है, एक डाई को रोल किया और इवन नंबर आने के क्या चांस है, तो 3 इवन नंबर है ना। सर हाँ सर P इंटू बी सर 1/3 कैसे आएगा? हाँ, आपका क्या आ रहा है? सर 1/2 आना चाहिए। हाँ, वो चाहिए नहीं, मैथमेटिकली करना है आपको। मैथमेटिकली ये डेफिनेशन यूज़ करना है, क्योंकि वो कैसे डिफाइन हुआ है ना, उसको यूज़ करके बताना है। वो वैसे तो चाहिए तो ऐसा है कि हम ऐसा बोलते हैं ना कि इंटीजर्स जो हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स वो होने चाहिए ज़्यादा नंबर ऑफ नेचुरल नंबर से, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, बराबर होता है। आपको ये पता है ना। तो क्योंकि मैथमेटिकली मैथमेटिक्स का एक अलग है ना, मैथमेटिक्स का एक अलग लैंग्वेज, उसका एक अलग रूल है। तो इसमें हर प्रोबेबिलिटी का एक वेट है ना, तो उसमें 1/2 कैसे आएगा? वो समझना है, तो वो तो है ना, वो उससे समझ आएगा। इसको आप कैलकुलेट करके देखो, फिर आपको लगेगा। 1/3 आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सर बी है वो तो मतलब 10 तक ही नहीं ना है, वो 10 के आगे भी तो है। हाँ, डॉट 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 है। सर जीपी इनफिनाइट में वो a by 1 minus r मतलब इसी कारण। हाँ, तो इसका कैलकुलेट करो, मैं करके दिखाऊं क्या? तो उस क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं पीछे वाले का, देखो पहला पार्ट कर करोगे ए का, तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आई हमने लिखा है दैट इज मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, पहली कंडीशन ये थी। दूसरी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर अगर तुम निकालना चाहोगे तो दिस इज समेशन, है ना, प्रोबेबिलिटी एट जो सेट आई था और आई की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इसका सम 1 आना चाहिए बाय डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट डेफिनेशन का है ना ये। तो अगर तुम ऐड करोगे लाइक समेशन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एंड 1/2 की पावर आई, तो इसको अब ऐड करो, जीपी में ओपन करोगे तो लगेगा 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, डॉट डॉट डॉट। तो फाइनली क्या आ जाएगा, a/1 - r, ठीक है। सो 1/1/2, सो दैट इज 1 ओनली, ठीक है। सो ये आ जाएगा। एंड ठीक है, तो ये तो मतलब सेकेंड हो गया। थर्ड कंडीशन ये है कि तुम डिफरेंट सेट्स अगर कंसीडर करोगे, फॉर एग्जांपल हम अगर डिफरेंट सेट्स लेते हैं, सपोज A1 A2, इस तरह हमने काउंटेबल ही ले लिया, मान लो नेचुरल नंबर को ब्रेक कर दिया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आईज आई फ्रॉम 1 to n, तो ऑब्वियसली इसको तुम लिख सकते हो समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ मान लो कोई, या इसको आई ना लिख के जे लिख लो, ए जे, जे फ्रॉम 1 to n। ज़्यादा प्रूफ पे तुम्हें वैसे टेंशन नहीं लेना, प्रूफ को लेके एग्जाम में प्रूफ नहीं आता, मेन क्वेश्चन सॉल्विंग आनी चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए डेफिनेशन को। सो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए जे, जे फ्रॉम 1 to n, एंड इसको मैं अगर ओपन करूँगा बाय दिस डेफिनेशन जहाँ डिफाइन किया था, मैं इसको देख के ओपन कर रहा हूँ, तो उसको देखना ऐसा होगा। तो यहाँ तो आएगा प्रोबेबिलिटी एट जे एंड जे कैन टेक वैल्यू फ्रॉम दैट यूनियन, जे कैन टेक वैल्यू फ्रॉम दैट यूनियन ए जे, तो यहाँ आई कर देता हूँ, ठीक है। सो आई कैन टेक वैल्यू, देखो प्रूफ लिखना एक अलग टेक्निक है, तुम सबने बीएससी किया है, तुमने देखा होगा कई बार ऐसा होता है हम दूसरे का प्रूफ को फॉलो करते हैं, जो बुक में है उसी को रट्टा मारते हैं ना, क्योंकि अपना प्रूफ लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ये जिसने पहली बार प्रूफ लिखा होगा उसको है ना ईयर्स लगे होंगे प्रूफ लिखने में। सो आई है ना बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ एजेस दिस, अब इसको ब्रेक करके बस मुझे ये लिखना है, नॉट, यहाँ पे मुझे सिर्फ ये लिखना था, समेशन को ब्रेक कर दो, ठीक है, लाइक जस्ट ब्रेक द समेशन। जे की वैल्यू क्या क्या होगी, मेरा मतलब ये यहाँ तो मैंने पहले इन्फिनिटी तक कर दिया, हमें तो इन्फिनिटी तक जाना था।
एंड दिस j इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी आई, फिर आई, मतलब इसको अलग अलग समेशन कर लो। मेरा मतलब ये है, देखो यहाँ तक यूनियन है ना, क्या करूंगा, पहला समेशन ऑफ A1 A1 के लिए, दूसरा A2 के लिए, तीसरा A3 के लिए, चौथा है ना, तो यूनियन को मैं अलग अलग लिख दूंगा। एट लास्ट ये क्या कैसा आ जाएगा, एट लास्ट ये कुछ ऐसा आ जाएगा, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ क्या लिख दूँ, आई एंड आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सो बीच में कुछ स्टेप मैंने खाए हैं, मतलब उसको मैं लिखूंगा तो फिर वही अलग अलग करना है। एक समेशन में प्रोबेबिलिटी आई बिलोंग्स टू A1 प्लस समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ आई बिलोंग्स टू A2 एंड सो ऑन, इसको ओपन करना है। अब बाद में उसको तुम मर्ज कर दो। सो इतना प्रूफ का वो नहीं है, बस मैं जस्टिफाई करने के लिए कर रहा हूँ कि ये नहीं जैम में यही आना है तो इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो मतलब मुझे बस ये दिखाना था कि दिस थिंग विल बी इक्वल टू दिस, वो बीच के स्टेप्स तुम्हें ओपन करने पड़ेंगे। एनीवे पहला प्रूफ था, ये मैंने प्रूफ करने की कोशिश की है फर्स्ट, एंड सेकंड पार्ट है ये। तो ये इस तरह क्वेश्चन जैम में आ सकते हैं, तो क्वेश्चंस पे तुम्हें फोकस करना है ना, प्रूफ दैट नहीं आएगा, लेकिन जस्ट इस तरह क्वेश्चंस तुम्हें आ सकते हैं, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट इज, तो बी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट बी, सेट बी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी, है ना, बी हमारा सेट जो है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, है ना, इस तरीके से है। तो यहाँ से हो जाएगा समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, है ना, और आई की वैल्यू क्या होगी, आई कैन टेक वैल्यू 2 4 6 एंड डॉट डॉट। इसको ओपन कर लो, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ ओपन करके कि 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 6। ये समझ आ रहा ना, क्योंकि आई पे प्रोबेबिलिटी 1/2 आई थी, तो जब हम 2 पे बात कर रहे हैं, 2 पे प्रोबेबिलिटी होगी 1/this, 4 पे प्रोबेबिलिटी होगी दिस, 6 पे प्रोबेबिलिटी होगी दिस, इस तरह से, ठीक है। सो ऐसे चलता रहेगा 2 की पावर 8 एंड सो ऑन। अब ये ज्योमेट्रिक सम है इन्फिनाइट टर्म का। सो ए फर्स्ट टर्म है 1/2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर, आर मतलब कॉमन रेशियो क्या है देख लो, सो 1/2 स्क्वायर, इतना चल रहा है। तो फर्स्ट टर्म है 1/4 और ये है 3/4, तो कैंसिल होकर 1/3 आ गया। तो जो वेट डिफाइन है आई पे 1/2 आई, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गई, है ना। प्रोबेबिलिटी जो अभी जो कह रहा था ना वो कि 1/2 होना चाहिए, तो वो क्योंकि ये इस पर डिपेंड कर रहा है। मान अगर मैं 1/3 की पावर आई कर दूं तो फिर प्रोबेबिलिटी कुछ और आ जाएगी बी की, है ना। यहाँ मैं अगर 1/3 की पावर आई कर दूं तो फिर बी की प्रोबेबिलिटी कुछ और आ जाएगी। तो वो डिपेंड कर रहा है कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके हिसाब से। तो तुम्हें मैथमेटिकली जाना है, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट है, इसमें कुछ पूछना है जो मैं अभी सॉल्व किया हूँ, बी पार्ट। नहीं सर। ज्योमेट्रिक तुम लोग जानते होगे, मैं लिख देता हूँ, रिमार्क इधर लिखा था उसे मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ क्या है कि तुम लोग ये जानते हो ना, ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 अप टू इन्फानाइट टर्म्स। इन्फानाइट टर्म का सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, प्रोवाइडेड ये रेस्ट्रिक्शन है कि मॉड आर शुड बी लेस देन 1, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, जो कॉमन रेशियो है दैट शुड बी लेस देन 1। इन्फानाइट टर्म जीपी का सम, फाइनाइट का तुम्हें पता होगा ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, या आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ओके, ये तो अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन को जस्ट जस्टिफाई कर रहे थे और एक एग्जांपल लिखा है मैंने। सिमिलरली लाइक एक दो क्वेश्चन और देख लो। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, चलो एग्जांपल यही लिख देते हैं। ओमेगा तुम्हारा है चलो 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। पीछे मैंने ओमेगा लिया था नेचुरल नंबर्स, यहाँ 0 to इन्फिनिटी है। और फिर से बोल रहा हूँ, इवेंट ई जो है सबसेट है इसका, मतलब ऑब्वियसली इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंटरवल्स लेते हैं, ठीक है। सो ई इज लाइक एन इंटरवल, या चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है दैट इज इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ओवर सेट ई। ओके, सो द क्वेश्चन इज, फिर से वही, क्या ये प्रोबेबिलिटी होगा। एंड सेकेंड है
तो यहाँ हम इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं, जो सबसेट्स हैं उसको हम इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है कि इसको अगर तुम प्रूफ करना चाहो तो पहला कंडीशन है दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू जीरो। तो इंटीग्रेशन, ये पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव नहीं नॉन नेगेटिव फंक्शन है, सॉरी पॉजिटिव ही है, मतलब जीरो तो कभी होगा नहीं, तो पॉजिटिव बोलना ठीक है। तो ये पॉजिटिव फंक्शन है तो इंटीग्रल ऑलवेज का मोर देन जीरो होगा। अगर हाँ ई तुम ले लोगे लाइक डिस्क्रीट सेट तो वहाँ पे जीरो आ जाएगी। अगर ई मैं डिस्क्रीट सेट ले लूँगा तो डिस्क्रीट पे इंटीग्रेशन तो हो जाएगा ना, तो लाइक लिमिट कैसे लोगे, सो दैट विल बी जीरो। एंड ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज ओमेगा लोगे तो ओमेगा का मतलब हो गया तुम्हारा जीरो से इन्फिनिटी। तो तुम चेक करके देखो कि जीरो से इन्फिनिटी में ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन वन आता है क्या, मतलब ये मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा फाइंड कर रहा हूँ। जस्ट फर्स्ट कंडीशन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन में थी दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू जीरो, तो वो यहाँ है। सेकेंड कंडीशन थी प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन में ओमेगा की प्रोबेबिलिटी वन होनी चाहिए। ठीक है ना, मैं प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल्स के लिए। एंड एग्जाम में नहीं आएगा जस्टिफाई करने का जैम में, ठीक है ना, वो अभी हम कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन लिखे हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि वही फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ लाइक ई आईज में ले रहा हूँ यहाँ पे। सो फिर से वही है, इंटीग्रेशन होगा यूनियन ई आई पे और उसको ब्रेक कर दो, जैसे पीछे मैं बोल रहा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आईज सॉरी ई की पावर माइनस एक्स ना, यहाँ रख दो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको ब्रेक करोगे तो वो फिर समेसन में आ जाएगा। और यहाँ ले लो सेट ई आई और आई फ्रॉम वन टू जितने भी तुमने पार्ट किए इन्फिनिटी के थे इन्फिनिटी, इस तरीके से। और ये फाइनली ऐसा आ गया समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। इस तरह प्रूफ कर दिया मैंने कि लाइक दिस इज अ प्रोबेबिलिटी मेजर या प्रोबेबिलिटी। अब इसको यूज करके तुम लोग ये बताओ, जैसे इसका बी पार्ट पे आते हैं। ठीक है, ये सेम तरीके से प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगा। अब मैं बी पार्ट जैसे लिखता हूँ कि लाइक सपोज एक सेट एफ है, एफ एक इवेंट है एंड द सेट इज लाइक 0 to 10 मान लो ऐसा है, यूनियन और सपोज जैसे 100 से इन्फिनिटी मान लो इस तरह से। तो कुछ बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा, इस तरीके से मान लो अगर होगा तो तुम फाइंड कर सकते हो ना इजीली। यूज करो दिस इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ट्राई करके आंसर बताओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है बट जस्ट ट्राई। सर इंटीग्रल 0 to 10। हाँ सॉल्व करो, इंटीग्रल भी सॉल्व करो, मतलब फाइन आंसर बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा इस तरह से है, इंटीग्रेशन ओवर ई ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, सर सर 1 by e to the power 100 माइनस 1 by e to the power 10 ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ बस इंटीग्रेशन ही है, तो मुझे लगता है इंटीग्रेशन सबको आता है, बस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो यही आ रहा है 1 minus e to the power minus 10 plus e to the power minus 100। ओके हाँ क्या आ रहा है फाइनल बताओ। 1 माइनस So 1 minus e to the power of minus 10 plus e to the power of plus e to the power minus 100, इसको 1 by e to the power 100 कर दो। हाँ वही, तो इस तरह से ये आ रहा है। ठीक है, तो उसको अपॉन करके तुम एलसीएम उसी में ले सकते हो। तो ये जो इंटीग्रेशन था इसमें कुछ नहीं है भाई, जिन लोगों को अगर डाउट हो रहा है तो पूछो। तुम्हें क्या करना है, इस पार्ट पे इंटीग्रेशन और इस पार्ट पे इंटीग्रेशन। तो 0 to 10 में एक बार इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन प्लस यूनियन है और कुछ कॉमन है नहीं उसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी टाइप का फॉर्मूला भी सोच सकते हो तुम। इंटरसेक्शन फाई है तो उसमें कुछ नहीं करना, घटाना नहीं है, माइनस नहीं करना। सो 100 to इन्फिनिटी एंड देन e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, बस इंटीग्रेशन कर लो, शायद आंसर ये करेक्ट है, जस्ट वेरीफाइड। तो ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया गया था
और इसको यूज़ करके इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी F सेट की। ओके, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो तुम ऑलरेडी जानते हो, जो कि हम एक बार लिख लेते हैं ताकि नए लोगों को दिक्कत हो। पहला फॉर्मूला हम लिखा था कि हमने ये किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई ये तो 0 है बाई डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 है बाई डेफिनेशन, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन में है तो उसको यूज़ करेंगे, डेफिनेशन को इसमें पुट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट ओमेगा होता है। फिर ये सब लोग जानते हैं ए यूनियन बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अच्छा, अगर तीसरा इसका जनरलाइजेशन भी तुम लोगों को पता होगा, जिसको हम बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। अगर बात करोगे तो इसका जनरलाइजेशन है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो उसमें ये होता है कि यूनियन ऑफ ए आई फ्रॉम 1 टू, चलो एन ले लेते हैं, तो बताओ कोई क्या होता है एन सेट का यूनियन ले लो, मतलब ये हो गया कि A1 यूनियन A2 यूनियन, अब एन है, एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, जैसे 2 के लिए जानते हैं हम लोग, 3 के लिए भी जानते हैं, 4 के लिए भी तुम्हें पता होगा। जनरलाइजेशन क्या है, हाउ विल यू ओपन इट? यूनियन आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट एन हो जाएगा सर। तो ए आई सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहेगा क्या, प्रोबेबिलिटी अच्छा उनको बोलने दीजिए। हाँ ठीक है, एक मिनट देखो, जैसे एक अभी बाकी लोग, मतलब मुझे लगता है सबको पता ही है, जैसे 2 के लिए लिखा हमने, 3 के लिए लिखते हैं तो इससे थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है, माइनस हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी हाँ माइनस ए इंटरसेक्शन सी, हाँ नेक्स्ट सारा तीनों का जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। तो आप लोग नोट कर पाएंगे कि लाइक एक एक करके लिया तो प्लस में लिया, 2 लिया तो माइनस में लिया, एंड देन तीसरा लिए तो प्लस लिए। फिर इसी का थोड़ा सा मैं एक बार और जनरलाइज करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, लाइक A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4। चलो इसको खोल के देखते हैं तो यहाँ से सबको क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A4, 4 सेट है मेरे पास। अब माइनस, अब 2 एट अ टाइम, है ना, 2 एट अ टाइम, A1 A3 एंड 1 1 2 1 3 1 4 2 3, है ना, 2 4, सो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4, एक और कॉम्बिनेशन आएगा 3 4, E3 A4, सो 4C है ना, 4C 1 4 हुआ, 4C 2 6 हुआ, अब 4C 3 लेंगे तो फिर 4 टर्म आएंगे, प्लस A1 A2 A3, ठीक है, प्लस A1 A2 A4, फिर प्लस A1 A3 A4 एंड प्लस A2 A3 A4, ओके, तो 3 एट अ टाइम, एंड लास्ट में माइनस होगा A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, ओके। हाँ सर, जितना बार इवन कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसको माइनस से मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और जितना बार ऑड वाला रहेगा तो उसको ऐड कर देंगे। इसको नोट करो दिस, एंड देन ये एक जैसा यू हैव टू नोट द पैटर्न। अच्छा, इसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखता तो फिर उसको जनरलाइज कर लेंगे। तो अभी मैं क्या लिखा था, जो पीछे फॉर्मूला लिखा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई फ्रॉम 1 टू 4, तो उसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो पहले 4 टर्म को हम ऐसे मिक्स कर सकते हैं, आई फ्रॉम 1 टू 4। नेक्स्ट जो 6 टर्म है, नेक्स्ट 6 टर्म, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी, अच्छा क्योंकि टर्म 6 हैं तो हमें जनरलाइज करना है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए आई इंटरसेक्शन ए जे समेसन आई लेस दैन जे। तुम जरा नोट करो उसको, हमने ऐसे लिखा है मैंने ताकि तुम पैटर्न नोट कर सको। ए आई इंटरसेक्शन ए जे में हमेशा मैंने आई लेस दैन जे लिया है, जस्ट नोट इट। मतलब देखो यहाँ पे 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, तो हमेशा पहले आई छोटा है जे से, ये बस नोट करो। तो यहाँ लिखा मैंने आई लेस देन जे एंड इट कैन टेक वैल्यू 1 to 4 ना, लेकिन आई लेस देन जे होगा। आई जे की वैल्यू 1 से 4 में कुछ भी लो, बट आई लेस देन जे होना चाहिए। फिर नेक्स्ट 6 टर्म इफ़ यू कंसीडर, तो यहाँ भी मैंने ऐसे ही पैटर्न लिया है। इफ़ यू चेक इट, देखो 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4, ठीक है। सो 4 टर्म है, तो ऐसे मैंने कॉम्बिनेशन बनाया लाइक सो समेसन। अच्छा, बुक में कहीं ना कहीं यहाँ डबल समेसन लिया होगा, एक आई के लिए एक जे के लिए, तो मैं उतना लिखना नहीं चाहता, इसलिए मैं एक ही समेसन में समझ जाना, डबल ट्रिपल करने की जरूरत नहीं है। सो ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के। अब बुक में देखो 3 बार समेसन लगाया हुआ, एक आई का, एक जे का, एक के का, मैं एक में ही काम चला रहा हूँ। सो समेसन आई लेस देन जे लेस देन के होना चाहिए, एंड ऑल थ्री कैन टेक वैल्यू 1 to 4 बट अंडर दिस कंडीशन, ताकि रिपीट ना हो। एक ही चीज़ ऐसा ना हो कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 लिख रहे हैं, बाद में फिर 2 3 1 लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, रिपीट नहीं करना ना, इसलिए हम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। और लास्ट वाला जो था प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए आई फ्रॉम 1 to 4, ये था। तो इसी चीज़ को हमने, ये जो लास्ट स्क्रीन में जितना लिखा हुआ है उसको शॉर्ट में हमने ऐसा लिख दिया। अब इसी बेसिस पे मुझे जनरलाइज करना है अब इसको, ये वाला। तो सब लोग समझ गए होंगे पैटर्न, लाइक समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई फ्रॉम 1 to n माइनस, अब नेक्स्ट में समेशन ए आई इंटरसेक्शन ए जे, यहाँ आई लेस देन जे, इनका टेक वैल्यू 1 to n। फिर अगला होगा प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के समेशन आई लेस देन जे लेस देन के, लाइक दिस, ठीक है। एंड इस तरीके से आगे फिर माइनस चलता रहेगा, 4 फिर 4 एट अ टाइम, यहाँ 3 एट अ टाइम है, यहाँ 2 एट अ टाइम है ना, 1 एट अ टाइम, तो ऐसे 4 एट अ टाइम। लास्ट टर्म जो होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए आई फ्रॉम 1 to n, एंड यहाँ क्या होगा साइन, प्लस या माइनस? प्लस होगा सर। हाउ डू यू डिसाइड? तो नंबर ऑफ टर्म्स डिपेंड करेगा जैसे इन कि पे। अगर 2 रहेगा तो माइनस हो जाएगा, 4 रहेगा माइनस, लेकिन 3 रहेगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ, तो इसको प्लस जनरलाइज, माइनस दोनों साइन मार देंगे। नहीं, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। तो तुम्हें क्या रखना है कि जनरलाइज करके -1 की पावर 2 पावर, माइनस। हाँ। तो देखो अब जरा पैटर्न नोट करो, जब 2 टर्म था, A1 इंटू 2 था तो माइनस था, 3 है तो प्लस है, 4 है तो माइनस है। लास्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट टर्म में नोट करोगे, जब 2 है तो माइनस है लास्ट में, जब 3 है तो लास्ट में प्लस है, 4 है तो लास्ट में माइनस है। तो ऐसा करना है कि इवन के लिए माइनस का n+1 कर दो या n-1 कर दो, सो n+1 या n-1, ये ठीक है। तो जब 2 रखोगे n को तो माइनस आएगा, 3 रखोगे n को तो प्लस आएगा, 4 रखेंगे n को तो माइनस आएगा। तो लास्ट टर्म का ये है। तो इस तरह से है, इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और आगे इसी बेसिस पे लाइक अगला इनइक्वालिटी आएंगे, जैसे तुम्हारा है बोन-फेरोड इनइक्वालिटी है, ये सब इसी पे आ जाएगा, बाउंड बताता है वो। तो आज तो हमने बस एक्सोमेटिक डेफिनेशन डिस्कस किया है। होमवर्क अभी भी सेम ही है, तो जिन लोगों ने नहीं किया है यू जस्ट गुप्ता को, और डाउट भी जो रह गया है नेक्स्ट क्लास में आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी तुम क्या ट्राई कर सकते हो, जो आज मैंने एक्सोमेटिक डेफिनेशन बताए हैं, तो इसमें गुप्ता को जो मेरी बुक है 3.22 से स्टार्ट है एक्सोमेटिक डेफिनेशन। यू जस्ट एक बार थ्योरी पढ़ लेना, जस्ट रीडिंग मार लेना, देन एग्जाम्पल सॉल्व करना, एक्सरसाइज सॉल्व करना। सो यू कैन गो टिल, बाकी रिजल्ट्स और अगले क्लास में बताऊंगा, जितना हो सकता है मतलब। हाँ, सर अलग नोटबुक बनाने का, एक सर सारा क्वेश्चन लिखते चले, आंसर भी लिखते चले। क्वेश्चंस लिखना थोड़ा लंबा होगा, सॉल्यूशंस बनाओ, क्वेश्चंस लिखोगे टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। ओके। 3.42 पेज तक जितने क्वेश्चन यू कैन ट्राई, जो होगा ठीक है, नहीं होगा वो भी कोई बात नहीं है, वो मैं कराऊंगा। थ्योरी एक दो रह गए उस बीच के, तो वो भी मैं कल कराऊंगा, लेकिन तुम लोग प्रॉब्लम्स 3.42 तक 41 तक ले लो। सो
पेज नंबर 3.41 तक ट्राई कर सकते हो, जो भी क्वेश्चंस हैं। स्लाइड शेयर कर दीजिए। हाँ हाँ, ये मैं भेज दूंगा ग्रुप में, लास्ट क्लास में मिला था ना। यस सर। हाँ, तो थ्योरी देन एग्जाम्पल देन एक्सरसाइज, जितना तुम कर सकते हो उसको फिनिश करो। थ्योरी को पढ़ लेना, जैसे रीडिंग मार लेना। थ्योरी में भी कुछ टर्म तुम्हें लगता है नहीं पता है तो यू जस्ट आस्क मी नेक्स्ट क्लास। एग्जाम्पल सॉल्व करो, नहीं हो रहा है पूछो। एक्सरसाइज सॉल्व करो, नहीं हो रहा है पूछो, है ना। तो ये कहाँ तक, चैप्टर 3 है इस बुक में ना, सो 3.41 पेज तक, टिल पेज 3.41 गुप्ता कपूर वाली बुक में सॉल्व करो, ठीक है। इसके थ्योरम्स भी देखना है क्या? हाँ देख सकते हो, स्टेटमेंट तो याद रखना रहेगा, बेटर रहेगा, क्योंकि स्टेटमेंट भी आते हैं जैम के पेपर में। एमएसक्यू में तो ऐसे ही 4 स्टेटमेंट अब तुम्हें करेक्ट चुनना है, तो थ्योरम के स्टेटमेंट होते हैं कई बार, तो स्टेटमेंट तो याद रखना पड़ेगा। अब वो स्टेटमेंट कई बार क्वेश्चन में यूज होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो तो थ्योरम थ्योरम तो रट ले या मतलब प्रूव कर लें उसको? प्रूव कर सकते हो, उससे याद हो जाएगा इजीली। रटना क्या, वो समझना है तुम्हें कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, जैसे वो समझना है, ओके रटना सर। नहीं मानना है, वो समझना है उसका मतलब क्या है बस, ताकि वो क्वेश्चन में अगर उस सर तरह का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो यू यस कैन सर। अप्लाई दैट। सर एक्सरसाइज सर गुप्ता कपूर के बुक से करना है। हाँ गुप्ता, एक ही बुक फॉलो करो ढंग से, एक बुक को ढंग से करो काफ़ी है। सर 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 इसमें जो 3.79 में चैप्टर कॉन्सेप्ट क्विज है वो वाला एक्सरसाइज करना है या फिर बाकी पीछे में हाँ, वो पेज 3 रिव्यू पॉइंट, प्रॉब्लम? तुम जितना कर सकते हो, क्योंकि देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, शायद ऐसा होगा बाद में तुम सोचोगे बहुत ज़्यादा है तो नहीं हो रहा है, तो एग्जाम्पल्स भी काफ़ी है, अगर कर लिए तो काफ़ी है। हाँ सर, वो चीज़ है, एक्सरसाइज क्योंकि इधर लास्ट। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन और उधर ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसलिए। सब्जेक्टिव टाइप का छोड़ देना, लाइक जो प्रूफ दैट टाइप का है उसको छोड़ देना, जस्ट एक बार रीड कर लो क्वेश्चन क्या है, अच्छा लेकिन प्रूफ यू कैन स्किप। ठीक है। मन है तो कर लो, उससे क्या है तुम्हारा थोड़ा दिमाग में चीज़ें ज़्यादा देर तक रहेगी, तो कोई चीज़ प्रूफ किए हो तो। हम्म। ठीक है, 3.41 तक जितने एग्जाम्पल्स हैं वही सॉल्व करो। एक्सरसाइज तो इस बीच में मुझे दिखा नहीं, शायद एक्सरसाइज है ही नहीं अभी तक इस पेज तक शायद। हाँ एग्जाम्पल्स हैं अभी, क्योंकि चैप्टर बीच में चल रहा है ना, जब खत्म हो जाएगा ये चैप्टर तब एक्सरसाइज होगा एंड में, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज है पेज नंबर 81 पे जाके, 81 का था, 81, 82, 83, 84। सर आप साहू और वादी के रिलेवेंट क्वेश्चंस भेज सकते हो? क्या क्या क्या? सर साहू और रोहातगी के रेलेवेंट क्वेश्चंस जो 2 लेक्चर से हो जाएं। हाँ देखो, मैं जो क्वेश्चंस क्लास में करा रहा हूँ मैं रोहित की फॉलो कर रहा हूँ, और साहू तो बहुत एलिमेंट्री बुक है, तुम घर पे कर सकते हो, मतलब हाँ जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे याद ही आजकल हो गया क्वेश्चन बहुत सारे, मतलब लाइक चौथी पाँचवीं बार तो पढ़ा ही रहा हूँ, तो इस तरीके से। लेकिन हाँ मैं रोहित की और साहू वाली बुक के क्वेश्चंस करा दूंगा। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास चारों बुक खुले हुए हैं, तो मैं देखता रहता हूँ किसमें क्या है, तो पढ़ाता हूँ तो क्लास में वैसे ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। स्टिल तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, जरूर तुम 2-3 उस बुक में देख सकते हो क्या क्वेश्चन है, क्या एग्जाम्पल्स हैं, देन तुम्हें लगे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या मुश्किल क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आपने कहा था कि इस बार एससी गुप्ता से करेंगे, हाँ मतलब तो मेरा ये मतलब था। कोई एक, हम तो कोई एक करें ना हम लोग। हाँ उससे बेटर रहता है, हर तरह क्या स्विच करने से बेटर नहीं है, कभी तुम एक चैप्टर इस बुक से कर रहे हो एक उससे कर रहे हो, उससे सही नहीं रहता, तो एक को ढंग से करो काफ़ी है, और बाद में जब प्रीवियस ईयर कर रहे हो तुम्हें एक बार, हर बुक अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है ना, हर बुक अपने आप में परफेक्ट है। पिछले बार बच्चों ने सिर्फ साहू वाली बुक किए थे, सारे एग्जाम्पल सारे एक्सरसाइज हमने किए थे, फिर उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स किए बस, इतना ही। तो स्टार्टिंग में वो, फिर ठीक है प्रीवियस ईयर सर। पेपर्स, तो कोई भी एक बुक अपने आप में काफ़ी है। अब बाकी मैं जो करा रहा हूँ तो कोई नहीं एक ही बुक से करा रहा हूँ, मैं हर बुक से करा रहा हूँ, तो क्लास का कंटेंट मिक्स्ड है, हर बुक से है। फिर असाइनमेंट वाले ग्रुप में भी लिखा हुआ है सोल्व वन बुक मेनी टाइम्स, हाँ डीपी में। मतलब ऐसा बोला जाता है कि एक बुक को 10 बार सॉल्व करना बेटर है 10 बुक को एक एक बार करने से, मतलब जो सिलेबस से रिलेवेंट बुक है, तो कोई भी एक बुक चूज कर लो देन सॉल्व इट मेनी टाइम, तो ये ज़्यादा अच्छा है देन अलग अलग बुक करने से, क्योंकि चीज़ों को डीपली एक बार में समझ नहीं आता, जब 2 बार 3 बार करोगे तब समझ, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर भी है, अक्सर हमने बच्चा देखा है एक बार कर लेते हैं उनको लगता है सब आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नेक्स्ट टाइम जब तुम करते हो तुम बहुत सारे क्वेश्चन फंसता है, तो वो है, इसलिए बार मतलब डिवीजन जरूरी है, बार बार जरूरी है करना, तो जस्ट मटेरियल थोड़ा कम करके एक बुक फिक्स कर लिए उसी को बार बार कर रहे हैं तो बेटर रहता है। ओके देन आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, ठीक है, थैंक यू, परसों फिर मिलते हैं।